हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुकौशल। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम जो मैनेजमेंट है उसको कवर करेंगे, बिजनेस मैनेजमेंट। तो बिजनेस मैनेजमेंट की हमने बिजनेस मैनेजमेंट आपका जो यूजीसी नेट में आता है उसमें बिजनेस मैनेजमेंट, एचआरएम और आपका जो ओबी होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये तीनों यूनिट एक में ही दी गई है आपकी यूनिट्स में। तो जो एचआरएम और ओबी जो है वो हमने कवर कर लिया है, इनका रिवीजन वीडियो हमने डाल दिया। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लेना। और आज की इस क्लास में हम मैनेजमेंट करेंगे, मैनेजमेंट को हम रिवाइज करेंगे इन हैंड रिटन नोट्स की हेल्प से ही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैनेजमेंट में सबसे पहले जो चीज़ें आती हैं वो देखो कि मैनेजमेंट में हमें इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करने और करवाने की एक कला है, ये हमारी मैनेजमेंट यानी कि काम करवाने की है एक तरीके से। तो यानी कि आर्ट है दूसरों से काम करवाने की, और उसको हमें इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली करना है। तो अब ये इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? तो देखिए, इफ़ेक्टिवली का मतलब होता है कोई भी काम जब इफ़ेक्टिवली किया जाता है तो इसका मतलब है कि जो भी गोल्स थे उस काम को, यानी कि जो भी गोल्स थे हमारे वो अचीव हो गए। ठीक है, कि हमने कंप्लीट कर ली अपनी एक्टिविटी या अपने हमारे गोल्स अचीव कर लिए, तो वो इफ़ेक्टिव काम माना जाएगा। यानी कि जो काम करने के लिए हम थे कर रहे थे, ये सारी प्रोसेस जो भी कुछ काम कर रहे थे वो हमारा अचीव हो गया लास्ट में, तो यानी कि हमने इफ़ेक्टिवली उनको अचीव कर लिया। और एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, या हम ये बोले कि हमने हमारे ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली अचीव कर लिए, तो उसका मतलब होता है कि हमने मिनिमम कॉस्ट में हमारे जो काम है वो कंप्लीट कर लिया। यानी कि हमने एफर्ट्स और वेस्टेज को बिल्कुल मिनिमम रखा है, हमारे कॉस्ट वेस्ट और एफर्ट्स जो थे मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम एफर्ट से हमने हमारे काम को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो जब भी कोई कभी आप कैसे आए कि एफिशिएंटली काम किया है, तो यानी कि आप समझ जाना कि कॉस्ट उसमें कम आई है, आपने जल्दी से जल्दी काम कर लिया, एफर्ट्स कम लगे आपके उसमें, वेस्टेज भी आपने बहुत कम की, यानी कि कॉस्ट कम आई। और इफेक्टिवली आपने काम किया, तो इसका मतलब ये है कि जो काम आपको दिया गया था आपने वही एग्जैक्ट सही काम कर लिया है। ठीक है, तो वो इफेक्टिव काम होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट में दोनों तरीके से हमें काम करना होता है, इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी। अब मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। देखो, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स आते हैं कि सर्वाइवल के लिए हमें बिजनेस का सर्वाइवल रहे, ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करती रहे लॉन्ग टर्म तक, उसके लिए काम करना होता है, उसी के लिए मैनेजमेंट करना होता है। प्रॉफिट अर्निंग के लिए हमें मैनेजमेंट करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में मैनेजमेंट का एक ये ऑब्जेक्टिव भी होता है। और दूसरा है ग्रोथ के लिए, कि हमें सिर्फ प्रॉफिट कमाना लॉन्ग टर्म तक, अब हमें सर्वाइव करना है तो हमें ग्रोथ भी चाहिए आगे। ठीक है, तो इसलिए ग्रोथ, सर्वाइवल और प्रॉफिट जो है ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसके अलावा सोशल ऑब्जेक्टिव है। सोशल ऑब्जेक्टिव में जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, यानी कि सोसाइटी के लिए भी मैनेजमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक मैनेजर को सोसाइटी को भी ध्यान में रखते हुए अपने सारे डिसीजंस, अपने सारे काम करने होते हैं। उसके अलावा इंडिविजुअल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखो, इंडिविजुअल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होंगे कि जो मैनेजर है उसके खुद के इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, तो उसकी खुद की फाइनेंशियल नीड्स होंगी, इसी के लिए वो मैनेजमेंट की जॉब कर रहा होगा। ठीक है, तो और उसकी सोशल नीड्स भी होंगी, या फिर उसकी जैसे अचीवमेंट की नीड भी होगी कि वो अचीव करना चाहता है कुछ, कुछ करियर की नीड्स होंगी जैसे। तो वो सारी नीड्स जो होती हैं वो पर्सनल नीड्स या फिर इंडिविजुअल नीड्स, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव या पर्सनल ऑब्जेक्टिव आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसके अलावा जो हमारे नेट में इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक होता है वो है कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो हमारा वैसे तो तीन होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। और लोअर लेवल मैनेजमेंट को हम फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी बोलते हैं। तो जो हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उनमें कौन आता है? देखो, जिनके आगे भी ये चीफ वर्ड लग जाता है ना, COO, CFO, CIO, वाइस प्रेसिडेंट, कॉरपोरेट हेड, ये सारे टॉप मैनेजर्स में आते हैं। ठीक है, और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, MD, और ये सारी चीज़ भी इसमें ही आती है। डायरेक्टर्स जो होते हैं वो भी टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। इसके अलावा मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, देखो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में सारे डिपार्टमेंट्स के हेड आते हैं। इसमें तो देखो पूरी कंपनी के ही हेड हो गए वो, और उसके बाद फिर पार्ट्स में जैसे एक पूरी कंपनी, ये कॉर्पोरेट, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया, इसके नीचे फिर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे। अब उन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो मैनेजर होंगे ना, वो हमारे मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं, जिसमें जर्नल मैनेजर, प्लांट मैनेजर, रीजनल मैनेजर, डिविजनल मैनेजर, या फिर हम इसमें प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन के लिए मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ये जो होते हैं ये हमारे मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि डिपार्टमेंट लेवल पे जो मैनेजर्स होते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजर। और जिनके आगे ये चीफ वर्ड और ये लग जाता है, यानी कि जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, तो वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे हमारे
टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। इसके अलावा हमारे फर्स्ट लाइन मैनेजर या लोअर लेवल मैनेजमेंट हम जिसको बोलते हैं वो होते हैं ऑफिस मैनेजर, शिफ्ट सुपरवाइजर, डिपार्टमेंट मैनेजर। इसमें वैसे डिपार्टमेंट मैनेजर इसमें दे रखा है, लेकिन डिपार्टमेंट मैनेजर ये होते हैं, यहीं पे होते हैं, ठीक है। वो अलग अलग बुक्स में कोई एक चीज़ें ऊपर नीचे दे देते हैं, लेकिन वैसे मिडल लेवल मैनेजमेंट में होते हैं हमारे डिपार्टमेंट के मैनेजर्स जो होते हैं, लेकिन उनके नीचे जो काम करने वाले होते हैं वो मैनेजर जैसे सुपरवाइजर्स वगैरह जिसको हम बोल देते हैं वो हमारे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं। उसके बाद में फिर ये टीम लीडर्स आते हैं। वैसे 3 ही अगर इसमें स्टेजेज होती तो ये डिपार्टमेंट मैनेजर यहाँ आ जाते और ये जो टीम लीडर्स और टीम ग्रुप फैसिलिटेटर ये हमारे सारे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स में आ जाते हैं, ठीक है। और फर्स्ट लाइन मैनेजर के नीचे ही फिर हमारे सीधे वर्कर्स आ जाते हैं फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट के नीचे, ठीक है। यानी कि एम्प्लॉई जो काम कर रहे होते हैं वो मैनेजर नहीं होते, फिर नीचे तो एम्प्लॉई हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे एम्प्लॉई आ जाएंगे, जैसे आप यही याद रखना, यहाँ पे एम्प्लॉई होंगे, एम्प्लॉई के ऊपर फर्स्ट लाइन मैनेजर, उसके ऊपर मिडल लेवल और फिर टॉप लेवल। और फर्स्ट लाइन मैनेजर ही ऐसे होते हैं जो किसी मैनेजर को लीड नहीं करते, तो इसलिए यहाँ पे टीम लीडर नहीं आएगा, यहाँ पे एम्प्लॉई आएंगे क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ को लीड कर रहे होते हैं जो फर्स्ट लाइन मैनेजर होते हैं। लेकिन मिडल मैनेजर नीचे वाले जो फर्स्ट लाइन मैनेजर हैं यानी कि लोअर मैनेजर्स हैं उनको लीड कर रहे होते हैं, और टॉप लेवल मैनेजर्स मिडल लेवल को और इनको दोनों को ही लीड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये भी बोलते हैं कि फर्स्ट लाइन मैनेजर ऐसे मैनेजर होते हैं जिनको किसी मैनेजर की सुपरविज़न नहीं करना होता, क्योंकि मैनेजर तो यही होते हैं लास्ट, नीचे तो फिर एम्प्लॉयज स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और अगर हम काम देखें कि ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं इन टॉप लेवल मैनेजर्स या मिडल लेवल मैनेजर्स की, देखो टॉप लेवल मैनेजर्स को जो चेंज, कमिटमेंट, कल्चर, इन्वायरमेंट, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो डिसीजंस लेने होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजर्स लेते हैं। इसके अलावा रिसोर्सेज, ऑब्जेक्टिव्स, कोऑर्डिनेशन और ये परफॉर्मेंस, स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन, देखो स्ट्रेटजी बनाते ये हैं, स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट मिडल लेवल मैनेजर्स करते हैं, ठीक है। और जो टैक्टिक प्लान्स जो होते हैं यानी कि जो डे टू डे एक्टिविटीज़ की जो काम होते हैं वो सारे मिडल लेवल और ये लोअर लेवल मैनेजर्स करते हैं। लोअर लेवल जो सुपरविज़न का काम हो गया, टीचिंग, ट्रेनिंग, वर्क सुपरविज़न, ये काम जो है वो लोअर लेवल मैनेजर्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारी मैनेजरियल स्किल्स। देखो मैनेजरियल स्किल्स जो है ना वो हमें रॉबर्ट काल्ज ने दी है, ये KALZ काल्ज है, ठीक है। तो जो रॉबर्ट काल्ज ने, ये नाम याद रखना है, रॉबर्ट काल्ज ने हमें दी है मैनेजरियल स्किल्स। कितनी मैनेजरियल स्किल्स दी है? कंसेप्चुअल, ह्यूमन और टेक्निकल स्किल्स, ठीक है। कंसेप्चुअल स्किल्स जो टॉप लेवल मैनेजर्स के पास ज़्यादा होनी चाहिए, देखो यहाँ पे दे भी रखा है कि टॉप लेवल मैनेजर्स के पास ज़्यादा कंसेप्चुअल स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। मिडल लेवल के पास दोनों ही होनी चाहिए, मतलब तीनों स्किल्स ही मिडिल लेवल मैनेजर के पास थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए एवरेज से, कि कंसेप्चुअल भी होनी चाहिए, कुछ ह्यूमन स्किल्स भी होनी चाहिए और टेक्निकल स्किल्स थोड़ी उससे। जैसे आप ये चीज़ सोच के चलो कि जो लोअर लेवल मैनेजर है ना उनके पास तो टेक्निकल स्किल्स ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और टेक्निकल स्किल जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा कम होती जाएगी, कंसेप्चुअल स्किल्स जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कम होती जाएगी। सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजर्स पे होगी, फिर उसके बाद उस सबसे ज़्यादा यानी कि कंसेप्चुअल स्किल आपके टॉप लेवल मैनेजर को जरूरी है, इनके लिए तो कंपलसरी है। और मिडिल लेवल में भी हम ये सोचते हैं कि मिडिल लेवल मैनेजर्स के पास भी होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल मस्ट तो टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए, ठीक है। और लोअर लेवल के लिए ज़रूरी नहीं है कि उनको कंसेप्चुअल स्किल हो, लेकिन हो तो अच्छी बात होती है बहुत, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन स्किल्स जो होती है वो तीनों लेवल्स के पास होनी चाहिए इक्वली, क्योंकि ह्यूमन को ही मैनेज करना होता है अल्टीमेटली मैनेजर्स को। तो इसलिए ह्यूमन स्किल्स जो है यानी कि इंटरपर्सनल स्किल जिसको हम बोलते हैं कि एक दूसरे से बात करने की, जो ह्यूमन रिसोर्स है उससे डील करने की स्किल होनी चाहिए, तीनों लेवल्स में होनी चाहिए। और टेक्निकल स्किल जो है वो लोअर लेवल के लिए तो मस्ट है, इनको तो बहुत अच्छे से टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, टेक्निकल हैंडलिंग की सारी चीज़ें इनको बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ को सुपरविजन कर रहे होते हैं और एम्प्लॉय ही वो टेक्निकल काम कर रहे होते हैं। अब जब इनको टेक्निकल स्किल्स अच्छे से आ रही होगी तब ये सुपरवाइज कर पाएंगे अच्छे से उनको, तो इसलिए टेक्निकल जो स्किल्स है वो लोअर लेवल में ज़्यादा होनी चाहिए और मिडल में उससे थोड़ी कम हो जाए तो चल जाएगा, और टॉप लेवल में जो टेक्निकल स्किल है वो बिल्कुल कम हो तो भी काम चल जाएगा, उनमें कंसेप्चुअल स्किल ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ये किसने दिया था? रॉबर्ट काल्ज ने दी थी मैनेजरियल स्किल्स, ठीक है। उसके बाद कंपिटेंसी होती है एक मैनेजर कंपिटेंसीज। देखो मैनेजर कंपिटेंसीज ये क्या होती है? इसका मतलब है मिक्सचर ऑफ नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड, यानी कि क्या स्किल है, क्या नॉलेज और क्या एटीट्यूड है, इसका मिक्सर जो होता है उसको हम कंपिटेंसी बोलते हैं। कंपिटेंसी में हमारी कोर कंपिटेंसी जैसे किसी भी पर्सन की हो तो कोर कंपिटेंसी का मतलब होता है उसकी इंटरनल कंपिटेंसीज, जैसे कि वो टीम वर्क करना चाहता है, वो फ्लेक्सिबल है, कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी अच्छी है, तो इसको हम कोर कंपिटेंसीज बोलते हैं कि ये कोर कंपिटेंसीज एक मैनेजर में होनी चाहिए, जैसे टीम वर्क की, फ्लेक्सिबल, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है।
ये कोर कॉम्पिटेंसी है एक मैनेजर के लिए। दूसरी है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एक मैनेजर में होनी चाहिए वो होती है जो कि वो सीख सकता है किसी भी प्रोफेशनल कोर्स करके, तो वो सीख सकता है, जैसे कि ट्रेनर या अकाउंटेंट। तो ये काम जो है वो सीखे जा सकते हैं, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज जो है वो। दूसरा है बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी। बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी में वही आ जाएगा कि कोऑपरेशन की कितनी, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन कितना है, कोऑपरेशन के लिए कितना, मतलब कितना कोऑपरेटिव है, नेचर है उसका, टीम वर्क में वो काम करना कितना प्रेफर कर रहा है, तो वो बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज होगी। थ्रेश होल्ड कॉम्पिटेंसी क्या होगी कि बेसिक नॉलेज ऑफ ए पर्टिकुलर जॉब। थ्रेश होल्ड यहाँ पे ये होगी कि जो जॉब करने के लिए उसको हायर किया गया है किसी भी पर्सन को, तो एटलीस्ट उस जॉब के लिए उसमें जो भी क्वालिफिकेशन है उनको, उसमें क्वालिफिकेशन में उसकी स्किल, नॉलेज और एटीट्यूड तीनों चीज़ें आ जाती है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड तीनों का मिक्सचर। तो थ्रेश होल्ड यानी कि बेसिक नॉलेज एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, उसको हम थ्रेश होल्ड बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंशिएटिंग कॉम्पिटेंसी। डिफरेंशिएटिंग कॉम्पिटेंसी का मतलब है कि किसी एक से ज़्यादा होना, मतलब दूसरे से डिफरेंशिएट कर पाए, जो कि एक जैसे कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, उसके पास ज़्यादा नॉलेज होती है फॉर्मेटिंग की एज कंपैरिजन टू किसी और के पास, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग कॉम्पिटेंसी का मतलब कि दो पर्सन अपने आप को, जैसे हम जैसे ये नहीं होता कि 4-5 लोग हैं, उनमें से आप अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, तो जो भी उनके अलावा आप में जो ज़्यादा अच्छी स्किल है, ज़्यादा अच्छी नॉलेज है किसी चीज़ की, तो वो आपकी डिफरेंशिएटिंग कॉम्पिटेंसी होगी, ठीक है। तो ये कॉम्पिटेंसी थी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मैनेजरियल स्किल्स है, कार्ल्स ने दी है, रॉबर्ट कार्ल्स ने, याद रखना। उसके बाद जो है देखो स्किल इन्वेंट्री क्या होती है। स्किल इन्वेंट्री वैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है, हमने पढ़ा भी था जो जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया था, तो उसमें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में होता है, इसका मतलब यही होता है जो नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड है ना, इनकी डिटेल्स कि हमारे एम्प्लॉयज़ में कितनी नॉलेज, कितनी स्किल और कितनी एबिलिटी है, सारे टोटल एम्प्लॉयज़ की, उसको हम स्किल इन्वेंट्री बोलते हैं। यानी कि हमारे पास कितना इन्वेंट्री, स्किल का कितना स्टॉक है हमारे पास, और स्किल का स्टॉक यही देखेंगे ना कि हमारे पास कितने लोगों में, हमारे पास कितने लोग हैं और उनमें कितनी कितनी स्किल्स है, तो यानी कि उन सबकी स्किल्स को मिला के हमारे पास इतना स्किल का स्टॉक हो गया एक तरीके से, ठीक है। और स्किल में हमारे ये नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड तीनों चीज़ें आ जाती है, KS से जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है मल्टी स्किलिंग। मल्टी स्किलिंग का मतलब कि एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं, ये तो सिंपल है। उसके बाद है मैनेजरियल रोल। देखो मैनेजरियल रोल हमें हेनरी मिंचबर्ग ने दी, स्किल किसने दी, रॉबर्ट कार्ल्स ने दी, और जो मैनेजरियल रोल है वो हमारे हेनरी मिंचबर्ग ने दिए। तो हेनरी मिंचबर्ग ने हमें 3 कैटेगरी में 10 रोल दिए, 10 रोल दिए इन्होंने, ये 3 कैटेगरी में, कि 3 इसमें है, 3 इसमें है और 4 इसमें है, 6 और 4 10 हो गए, ठीक है। 3 तो इन्होंने दिए हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड रोल, कि इंटरपर्सनल रोल्स भी इनको हम बोलते हैं। दूसरे हैं इंफॉर्मेशन रोल, और तीसरा है डिसीजन रोल। जो इंटरपर्सनल रोल है उसमें आपका आता है सबसे पहले फिगर हेड। फिगर हेड का मतलब है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर है, यानी कि आप जो पूरी फिगर है, यानी कि एक तरीके से एक ग्रुप है, उस ग्रुप का एक लीडर है होता है मैनेजर, तो इसलिए वो फिगर हेड होता है, ठीक है। उसके बाद है रिलेशनशिप मेकर। वो रिलेशनशिप मेकर होता है क्योंकि वही लीडर होता है, तो वही बताता है कि किसके साथ कौन सुपीरियर, कौन सबॉर्डिनेट, या फिर रिलेशनशिप मेंटेन करके रखता है वो, ठीक है। और इंटरपर्सनल रोल है तो रिलेशनशिप वाला रोल इसमें आ ही जाएगा। उसके बाद है लेजन रोल। देखो ये तो था रिलेशनशिप मेकर, वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप मेंटेन करना। लेजन रोल में क्या होगा कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ नेटवर्किंग बनाना, तो उसको हम लेजन रोल बोलते हैं, लेजनिंग रोल, ठीक है। तो ये 3 है इंटरपर्सनल रोल्स एक मैनेजर के। तो ये इंटरपर्सनल रोल हेनरी मिंचबर्ग ने दिए। इसके अलावा इंफॉर्मेशन रोल है 3 की, मॉनिटरिंग, डिसेमिनेटर और स्पोक्स पर्सन। मॉनिटरिंग का मतलब है कि सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है उनके ऊपर मॉनिटरिंग कर रहा है, रिसीव कर देख रहा है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद है डिसेमिनेटर की, वो इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। इंटरनली भी बता रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन जहाँ भी ज़रूरी है, जैसे किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो इन्फॉर्मेशन का डिसेमिनेटर भी होता है एक मैनेजर। उसके अलावा वो स्पोक्स पर्सन होता है। स्पोक्स पर्सन का मतलब है कि उसकी जवाबदेही होती है, वही बताता है कि किसी भी चीज़ के लिए, तो यानी कि इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड रोल हो गए कि पहले तो मॉनिटरिंग में तो इन्फॉर्मेशन सीकर होगा कि इन्फॉर्मेशन ले रहा है वो, डिसेमिनेटर में वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है दूसरों को, और स्पोक्स पर्सन में वो आंसरेबल होता है हर काम के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी काम के लिए, जो भी उसका डिपार्टमेंट है या फिर उस डिपार्टमेंट के काम के लिए, ठीक है। उसके अलावा है डिसीजन मेकिंग। देखो डिसीजन मेकिंग का रोल भी पे करना होता है एक मैनेजर को। डिसीजन मेकिंग में उसका नेगोशिएटर का रोल होता है कि बार्गेनिंग अगर किसी से करनी पड़ती है तो वो नेगोशिएटिंग का काम जो है वो करता है मैनेजर। उसके अलावा एंटरप्रेन्योरर का काम करता है वो, क्योंकि रिस्क लेता है, कोई भी डिसीजन लेता है, नया काम, कुछ इनोवेटिव आइडिया लेके आता है, तो ये सारे काम एक डिसीजन मेकिंग के अंदर ही आते हैं, एंटरप्रेन्योरर का काम करता है वो एक तरीके से।
उसके अलावा है कन्फ्लिक्ट हैंडलर। कन्फ्लिक्ट हैंडलर का मतलब कोई बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया किसी भी एम्प्लॉय के बीच में, कोई दो डिपार्टमेंट्स के बीच में, ग्रुप्स के बीच में, तो उनकी कन्फ्लिक्ट हैंडलिंग का काम भी इसको करना होता है। और उसके अलावा है रिसोर्स एलोकेटर, यानी कि रिसोर्स किसको कितने मिलेंगे, किस कहाँ कितने रिसोर्स एलोकेट किए जाएंगे, उसका डिसीजन भी जो है वो मैनेजर को लेना होता है। तो ये 10 रोल थे जिनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है हेनरी मिंचबर्ग ने। ठीक है, इन्होंने इस बुक में लिखा है ये रोल्स, नेचर ऑफ मैनेजरियल वर्क ये बुक है, इसमें इन्होंने ये 10 मैनेजरियल रोल्स बताए हैं। बुक का नाम भी याद रह सके तो याद रखना, नेचर ऑफ मैनेजरियल वर्क। उसके बाद है मैकेंसी 7S फ्रेमवर्क। देखो मैकेंसी 7S फ्रेमवर्क क्या है, इसमें ये बताया कि एक जैसे सिस्टम है ये 7 कि हमें है ना ऑर्गेनाइजेशन को पूरे एक सिस्टम है और उसमें ये 7S है और इन 7S को मैनेज करना होता है। ठीक है, मैकेंसी के 7S फ्रेमवर्क में ये है। इसमें है ना 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इन 7S को। जो आपके ये स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम है ना, ये 3 या इनको यहाँ पे आप यहाँ से देख सकते हो, ये 3 ये होते हैं हार्ड एस। ठीक है, ये हार्ड एस होते हैं, हार्ड हैं ये। और जो ये बच गए 4 ये वाले, इनको हम बोलते हैं सॉफ्ट एस। ठीक है, ये सॉफ्ट एस है और ये हार्ड एस है। जो हार्ड एस है यानी कि स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम, इनको मैनेज करना आसान होता है। ठीक है, ये हार्ड को, जो हार्ड इसमें हार्ड से ये मतलब है कि जैसे ये इनटेंजिबल है एक तरीके से, जो स्किल है, शेयर्ड वैल्यूज है, स्टाइल है या स्टाफ है, ये इनटेंजिबल है और इसलिए इनको मैनेज करना मुश्किल होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि सॉफ्टनेस में कौन से आएंगे, सॉफ्टनेस में आएंगे आपके स्किल, शेयर्ड वैल्यू, स्टाइल और स्टाफ। और जो हार्ड एस है उसमें आएगा स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम। और हार्ड एस को मैनेज करना मुश्किल होता है मैनेजर्स के लिए, और जो सॉफ्ट एस है उनको नहीं हार्ड एस को आसान होता है करना और सॉफ्ट एस को मुश्किल होता है, क्योंकि ये इनटेंजिबल होते हैं तो इसलिए इनको मैनेज करना मुश्किल होता है। और जो स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम है ये एक बार बना दिए जाते हैं। ठीक है, टेंजिबल नेचर के होते हैं ये एक तरीके से, तो इसलिए इनको मैनेज करना आसान होता है, लेकिन जो सॉफ्ट वाले होते हैं उनको मैनेज करना मुश्किल होता है। ठीक है, मैकेंसी के 7S और उनको याद रखना है। ऐसे 2 कैटेगरी में याद करके 2 कैटेगरी बना के चलोगे ना, सॉफ्ट एस की और हार्ड एस की, तो आपको याद भी आसानी से हो जाएंगे कि इसमें क्या क्या आते हैं। स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम आपके हार्ड एस में, स्किल, शेयर्ड वैल्यू और स्टाइल एंड स्टाफ जो है वो आपके सॉफ्ट एस में। अब उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारी जो थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट कैसे इवोल्व हुआ है। ठीक है, उसके लिए हम देखते हैं। तो उसमें है ना आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट आता है। एक सेकेंड हम यहाँ देख लेते हैं एक बार। देखिए आपका क्लासिकल थ्योरीज होती हैं कुछ, तो क्लासिकल थ्योरी है और एक आपकी है नियो क्लासिकल थ्योरी या बिहेवियरल अप्रोच जिसको हम बोलते हैं। एक सेकेंड, एक तो है आपकी क्लासिकल थ्योरी और एक है नियो क्लासिकल या जिसको हम बिहेवियरल अप्रोच बोलते हैं। जो क्लासिकल है आपकी, क्लासिकल के अंदर 3 आती हैं, एक तो है साइंटिफिक, दूसरी है जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन और तीसरी है ब्यूरोक्रेटिक। ठीक है, ये याद रखना, साइंटिफिक, जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेटिक। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसके अंदर फिर फर्दर 3 लोगों का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आता है। एक टेलर का, एक ये फ्रैंक और लिलियन गिलबर्ट थे इनका, और एक हेनरी एल जेंट इनका। ठीक है, गेंट बोल सकते हैं इसको, GANT है ये, तो जेंट या गेंट, हेनरी एल गेंट, फ्रेडरिक टेलर और फ्रैंक और लिलियन गिलबर्ट, ये है आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट में। ठीक है, और ये तीनों क्लासिकल में आते हैं वैसे, साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव जो कि हेनरी फ्योल ने दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, और ब्यूरोक्रेटिक जो कि मैक्स वेबर ने दिया है, ये आपके क्लासिकल में आते हैं। इसके अलावा आपकी नियो क्लासिकल जो थ्योरीज होती है, नियो क्लासिकल थ्योरीज में आपके जो ह्यूमन रिलेशंस हैं उनकी बात की जाती है। जो ये क्लासिकल थ्योरीज थी ना, ये तीनों, इन तीनों में क्या था कि फिजिकल वर्क के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि कैसे हमें आउटपुट बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करना है। और जो इसमें ह्यूमन रिलेशन को कोई मायने नहीं रखा जाता था, ये बिल्कुल भी नहीं देखा जाता कि सोशल नीड्स भी होती हैं एम्प्लॉयज़ की, इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था। ठीक है, साइंटिफिक में भी ऐसे ही बिल्कुल मशीन टूल की तरह ह्यूमन बीइंग को देखा जाता था कि कैसे उनसे काम ज़्यादा से अच्छे से ले सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन जब नियो क्लासिकल थ्योरीज आई या जिसको हम बिहेवियरल अप्रोच भी बोल सकते हैं, उसमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का रोल आने लगा कि आपस में उनका कुछ, वो भी एक सोशल फैक्टर है, एक तरीके से सोशल एनिमल है, एक एम्प्लॉई है जो वो सोसाइटी में रहता है, उसकी सोशल नीड्स भी होती हैं, ह्यूमन रिलेशन के ऊपर फोकस किया गया है इसमें। ठीक है, इसमें ही सबसे ज़्यादा आपका नाम ये एल्टन मायो का नाम आता है।
जो आपकी नियो क्लासिकल में, या इसको आप बोल सकते हो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच भी बोल सकते हो, उसमें आपका एल्टन मायो का सबसे ज़्यादा नाम आता है। उसके अलावा मैरी पार्कर फोलेट, इन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूशन दिया। और जितनी भी आपकी मोटिवेशन की थ्योरीज हैं वो सारी इस नियो क्लासिकल में आती है। जैसे अब्राहम मास्लो की थ्योरी है, XY थ्योरी है, एम सी ग्रेगर की और क्रिस एरग्रिस की ये मॉडल 1 मॉडल 2 या मैच्योरिटी इमेच्योरिटी थ्योरी भी बोलते हैं, ये भी आपकी इसमें नियो क्लासिकल में आती है। इसके अलावा जो जेड थ्योरी है, विलियम ओची की जेड थ्योरी, ये भी इसी के अंदर आती है। चेस्टर बर्नार्ड का जो सिस्टम मैनेजमेंट है या कोऑपरेशन एक्सेप्टेंस थ्योरी है, वो भी इसी के अंदर आती है। ठीक है, तो ये सारी हमारी नियो क्लासिकल में आती है। इसके अलावा सिस्टम अप्रोच भी होती है हमारी। सिस्टम अप्रोच ये वेल्डफर ने दी थी, विल्फ्रेडो अप्रोच बोलते हैं, सिस्टम अप्रोच भी आती है इसके अलावा हमारी। तो ये हमारी अप्रोच है कि एक तो नियो क्लासिकल और एक है क्लासिकल। क्लासिकल में यानी कि साइंटिफिक, जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेटिक। ठीक है, जो अब इनको थोड़ी डिटेल में देख लेते हैं कि साइंटिफिक में क्या चीज़ें थी और इसमें क्या थी। जल्दी से देखिए, साइंटिफिक में हमारा टेलर का नाम आता है, एक फ्रैंक और लिलियन गिलबर्ट का आता है और एक हेनरी एल गेंट का आता है। तो जो फ्रेडरिक टेलर है, FW टेलर, इन्होंने क्या, ये इनको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट का पिता भी बोलते हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हमारे FW टेलर हैं। और इन्होंने दिया था इन्होंने पीस रेट सिस्टम सबसे पहले इन्होंने दिया था, जो HRM में हमने पढ़ा भी था कि पीस रेट सिस्टम जो है वो टेलर ने दिया है। और इसमें इन्होंने फोकस किया था ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिकली काम करना है। इनके प्रिंसिपल्स भी हैं, इन्होंने प्रिंसिपल दिए थे, जैसे ये 5 प्रिंसिपल्स दिए थे इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के, कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि रूल ऑफ थंब पे ही नहीं रिलाई करना है, हमें साइंटिफिकली ढूंढना है चीज़ों को। हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि हमें हारमनी से काम करना है, लड़ाई झगड़े से नहीं करना। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि अकेले का गोल, अकेलों के ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा अच्छा है कि हमें को एक पूरे ग्रुप का ही हमारा एक ही गोल होना चाहिए। ठीक है, उसी के ऊपर फोकस रखना चाहिए। इसके अलावा मेंटल रिवोल्यूशन और एक है मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, ये जो हैं ये टेलर के प्रिंसिपल्स थे। यानी कि मेंटल रिवोल्यूशन हमें लेके आना है कि हमें वो लड़ाई झगड़ा और वो आपस में उनमें हारमोनी बनी रहे, ऐसे काम करे वो, तो उनके अंदर मेंटल रिवोल्यूशन लेके आना है एम्प्लॉयज़ के अंदर। दूसरा है कि मैक्सिमम आउटपुट पे हमें फोकस करना है। ठीक है, अगर मैक्सिमम ना भी हो सके तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आउटपुट के ऊपर भी फोकस करना है। ये हमारे फ्रेडरिक टेलर ने प्रिंसिपल्स दिए थे। इसके अलावा इन्होंने ये बोला था कि हमें है ना वन बेस्ट वे ढूंढना है कोई भी काम करने का। ठीक है, कि कोई भी काम करने का पहले साइंटिफिकली उसके ऊपर रिसर्च करते रहो और फिर ये ढूंढो कि कोई एक सबसे बेस्ट तरीका, सिर्फ वन बेस्ट वे किसी भी काम को करने का, और उसी पे काम करते रहना है। वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग एनी टास्क, ये देखना है और उस पर काम करते रहना है। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप भी दिया था टेलर ने। ये सारी चीज़ें याद रखनी, टेलर ने क्या क्या दिया, क्योंकि कई बार ये आ जाएगा कि फंक्शनल फोरमैनशिप किसने दी, वन बेस्ट वे टू डू एनी टास्क, ये बात किसने बोली थी, तो ये सारी चीज़ें टेलर ने बोली थी। पीस रेट सिस्टम टेलर लेके आए थे। ठीक है, तो फंक्शनल फोरमैनशिप इन्होंने दी थी। फंक्शनल फोरमैनशिप में इन्होंने प्लानिंग फोरमैनशिप और एक ये प्रोडक्शन फोरमैन्स, इन्होंने ये बोला था कि प्लानिंग के लिए रखो 4 लोगों को, तो जैसे जिसमें इंस्ट्रक्शन कार्ड फोरमैन होगा, एक रूट कार्ड होगा, एक टाइम एंड कॉस्ट कार्ड होगा और एक डिसिप्लिन कार्ड होगा। ये सारी चीज़ें देखने के लिए कि इंस्ट्रक्शंस के लिए, रूट कार्ड के लिए, इन प्लानिंग वाली चीज़ों के लिए। और प्रोडक्शन फोरमैनशिप में इन्होंने बताया कि स्पीड बॉस होगा, एक गैंग बॉस होगा, एक रिपेयर बॉस होगा और एक क्वालिटी इंस्पेक्टर होगा, यानी कि जो प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ों को ध्यान रखेगा। ठीक है, उनकी निगरानी के लिए। और एक है प्लानिंग के लिए। तो ये अलग अलग से ये हमें ये ऐसे फंक्शनल फोरमैनशिप बना के रखनी है, ऐसे फोरमैन अपॉइंट करने हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि एक कोई भी काम कर रहे हो उसमें हमें प्लानिंग फोरमैन्स भी रखने हैं, प्रोडक्शन फोरमैन्स भी रखने हैं। ठीक है, और इसीलिए इसमें बोलते हैं कि इन सब चीज़ों की वजह से जो फ्योल का यूनिटी ऑफ कमांड, क्योंकि फ्योल ने भी प्रिंसिपल्स दिए थे और उनका जो यूनिटी ऑफ कमांड है, जो ये बोलता है कि सिर्फ एक ही वो होना चाहिए, कमांड हमें सिर्फ एक ही बंदे से मिलनी चाहिए, और यहाँ पर तो इतने सारे लोगों से कमांड मिल रही है। तो इससे जो फ्योल का यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है ना, वो वॉयलेट हो रहा है इनकी फंक्शनल फोरमैनशिप से। और फंक्शनल अथॉरिटी की बात भी इन्होंने ही FW टेलर ने ही की थी। ठीक है, फंक्शनल मैनेजमेंट की एक तरीके से फंक्शनल अथॉरिटी, फंक्शनल फोरमैनशिप इन्होंने ही दी थी। उसके अलावा साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये फ्रैंक और लिलियन गिलबर्ट का नाम आता है। इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने टाइम स्टडी दी है फ्रैंक गिलबर्ट ने। फ्रैंक और लिलियन ये दोनों, फ्रैंक गिलबर्ट और लिलियन गिलबर्ट हस्बैंड वाइफ थे। इन दोनों ने टाइम और मोशन स्टडी पे काम किया। टाइम स्टडी, मोशन स्टडी और फैटिग स्टडी, इन तीनों चीज़ों के ऊपर काम किया कि काम
के लिए कि काम के जो टाइम है ना उसको रिड्यूस किया जा सके, मोशंस जो किए जा रहे हैं काम को करने में, क्या क्या एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, उन एक्टिविटीज़ को, उन मोशंस को रिड्यूस किया जा सके। और रेस्ट आवर्स देने के लिए भी उन्होंने बात की थी। फैटिग स्टडी में उन्होंने ये बोला था कि थोड़ा टाइम काम करने के बाद उनको रेस्ट मिलना चाहिए, तो उसकी बात भी इन्होंने की थी। और इन्हीं को फादर ऑफ मोशन स्टडी बोला जाता है, फ्रैंक गिलबर्ट को फादर ऑफ मोशन स्टडी, और टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। ठीक है, अननेसेसरी इमोशंस को हटाना, ये सारे इन्होंने काम बोले थे। और इन्होंने ये बोला था कि स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए सब कामों को करने के लिए। इन्होंने तो ये बोला कि वन बेस्ट वे होना चाहिए, जो टेलर ने तो ये बोला था वन बेस्ट वे होना चाहिए किसी काम को करने के लिए। इन्होंने बोला कि एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए किसी भी काम को पूरा करने के लिए। ठीक है, और इस स्टैंडर्ड, ठीक है, और इस जैसे इसमें है ना, जो ये लिलियन गिलबर्ट है, इन्होंने ये बताया था कि 17 मोशंस आइडेंटिफाई किए थे ये ब्रिक के काम में थे, ये ब्रिक वाले काम में। तो उसमें इन्होंने ये बताया कि 17 मोशन होते हैं एक ब्रिक को रखने के लिए। ठीक है, तो उसमें उसके लिए जो 17 मोशंस होते हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किए, और उसको उन्होंने थर्बलिंग्स बोला था। थर्बलिंग्स, अगर बाई चांस एग्जाम में कहीं पे ऐसा कुछ वर्ड आ जाए कि मोशंस को लिलियन गिलबर्ट ने क्या बोला था, तो ये थर्बलिंग्स बोला था। ठीक है, बाकी इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती, नेट में इतना ज़्यादा भी नहीं होता, पर फिर भी क्या पता। आगे देखो, ये टेलर का हो गया, इनका टेलर ने यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया, इन्होंने टाइम और मोशन स्टडी पे काम किया। और जो हेनरी एल गेंट है, इन्होंने गेंट चार्ट्स दिए थे। बेसिकली इनके दो ही काम थे, एक तो गेंट चार्ट दिया इन्होंने, टास्क और बोनस सिस्टम दिया इन्होंने। ठीक है, जो गेंट चार्ट है उसमें इन्होंने ये बताया कि वेज जो है ना, वो वेज शुड बी बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क बोथ, दोनों के बेस पे होनी चाहिए। और टास्क और बोनस सिस्टम पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया कि काम के बदले बोनस मिलना चाहिए, ना कि टाइम और टास्क के ऊपर फोकस किया, टाइम और टास्क भी बोल सकते हैं हम। और इन्होंने यही बोला कि फिर टाइम और टास्क के अकॉर्डिंग होनी चाहिए चीज़ें, ना कि क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, कि आउटपुट कितना आ रहा है उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, उस चीज़ से फ़र्क पड़ता कि काम जो दिया था वो टाइम पे हो रहा है या नहीं हो रहा। और इसी के लिए इन्होंने गैंट चार्ट्स दिए थे। ठीक है, उसके अलावा अब है हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में हेनरी फ्योल का नाम आता है। हेनरी फ्योल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फादर हैं, और इन्हीं को हम फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी, सॉरी, फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के जो फादर हैं उन्हें इनको हेनरी फ्योल को बोला जाता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट इन्होंने दिया था। इन्होंने 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताए थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग, या ऐसे याद रख लेना, POCC, POCCC। तो P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, और फिर 3 C दिए थे। 3 C में कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग। लेकिन है ना, कई बुक्स में आपको ऐसे दिखेगा, यहाँ पे लीडिंग दिखेगा एक इन दोनों की जगह, कोऑर्डिनेटिंग और कमांडिंग की जगह। लेकिन जो ओरिजिनली जो 5 फंक्शंस दिए थे हेनरी फ्योल ने, वो पांचों यही थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग। लेकिन कई जगह पे आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कई बुक्स में, कई ऑथर्स ने कोऑर्डिनेटिंग को हटा दिया और कमांडिंग को लीडिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि ये पांचों नाम 5 फंक्शंस दिए थे। इसके अलावा इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। और 14 प्रिंसिपल्स कौन से थे, अब हम एक बार ये भी देख लेते हैं। ये 14 प्रिंसिपल्स दिए थे कि डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क करना है हमें ताकि स्पेशलाइजेशन के लिए। और दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी होनी चाहिए। अथॉरिटी दे रहे हैं तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो हमें अथॉरिटी भी देनी है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो चीज़ इसमें आती है। डिसिप्लिन होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड की सिर्फ एक ही बंदा कमांड देने वाला होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की सारे लोग एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हो, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कर रहे हो। ये नहीं हो कि कोई अलग डिपार्टमेंट अलग ऑब्जेक्टिव उसके अपने अलग हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पूरे एक ही ऑब्जेक्टिव है, हमें उन्हीं की ओर काम करना है। प्रायोरिटी ऑफ जनरल इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, हमें जो ग्रुप के इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है हमारे खुद के इंडिविजुअल इंटरेस्ट के कंपैरिजन में। फेयर रेमुनरेशन देना है, ये सारे आपको याद रखने हैं। इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। उसके अलावा ऑर्डर में होना चाहिए, राइट थिंग एट राइट प्लेस, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी इन द टेन्योर ऑफ पर्सोनल, इनिशिएटिव, स्केलर चेन और एस्पिरिट डी ग्रुप यानी कि यूनिटी में ही हमारी स्ट्रेंथ है। ठीक है, उस चीज़ के ऊपर फोकस करना। और स्केलर चेन क्या है, स्केलर चेन हमें बताती है कि हमें कम्युनिकेट कैसे करना है, कि एक जैसे
टॉप लेवल मैनेजर है, उसके बाद मिडल है, उसके बाद लोअर है, उसके बाद और लोअर है। तो ऐसे एक चेन चलेगी और इनको ऐसे ही कम्युनिकेट करना है। लेकिन कई बार जैसे ऐसे ही एक और अलग डिपार्टमेंट है, ऐसे लोग हैं, इन्होंने ऐसे स्केलर चेन दी थी। लेकिन कई बार अगर इमरजेंसी हो जाए तो इसको बाईपास भी किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि ऐसे पूरा घूम के फिर ऐसे कोई बात आएगी। अगर इसको कोई ज़्यादा इमरजेंसी है तो ये सीधा टॉप लेवल मैनेजर के पास भी जा सकता है। ठीक है, कोई ज़्यादा जरूरी काम है। अदरवाइज मतलब स्केलर चेन का मतलब है कि पूरा जो कम्युनिकेशन है वो फॉर्मली बिल्कुल एक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखने कौन कौन से इसके प्रिंसिपल्स में आते हैं, कौन से नहीं आते। कई बार बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों के लिए पूछ लिया जाता है, जैसे कि इसमें ये दे रखा है हमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक और चीज़ दे रखी थी, एक सेकेंड, इसमें जैसे हमें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, फेयर रेमुनरेशन, हम कई बार कन्फ्यूज, ये चीज़ देखो इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन, देखो इन्होंने यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन वर्ड दे रखा है, लेकिन कई बार ऑप्शंस में डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड लिखा होता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन इसके प्रिंसिपल्स में नहीं था हेनरी फ्योल के। वैसे इसमें एक्सप्लेन उन्होंने यही किया है कि सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन जहाँ जरूरत हो वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन भी करना है हमें। क्योंकि जब इन्होंने ये बोला कि अथॉरिटी डेलीगेट भी करनी है, तो अथॉरिटी डेलीगेट करेंगे तो डिसेंट्रलाइजेशन वैसे ही हो जाएगा। तो इनका मतलब इसमें यही था कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल का नाम अगर पूछा जाए तो वो सेंट्रलाइजेशन था। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। इसके अलावा जो इक्विटी का है या ऑर्डर है, ये जो बिल्कुल सिंपल सिंपल से लगेंगे ना, जैसे एस्पिरिट डी क्रॉप, ये यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये तो सबको याद रह जाते हैं कि फ्योल ने दिए थे। लेकिन जो इजी है, जैसे कि फेयर रेमुनरेशन है, या टेन्योर की भी बात की है इन्होंने, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, डिवीजन ऑफ वर्क की बात की है, डिसिप्लिन की बात की है, ये सारी बातें भी फ्योल ने ही की है, आपको याद रखनी है इसके प्रिंसिपल्स में। ठीक है, ये हेनरी फ्योल के हमने ये देख लिए 5 फंक्शंस इन्होंने दिए थे। ठीक है, प्रोसेस अप्रोच भी इन्होंने दी, क्योंकि इन्होंने है ना फंक्शंस को प्रोसेस की तरह बताया कि प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग करनी है, लीडिंग और कंट्रोलिंग। देखो कई जगह लीडिंग लिखा होता है, लेकिन होता वैसे ऑर्गेनाइजिंग और कोऑर्डिनेटिंग और कमांडिंग दोनों है, और इन्हीं में से इन्होंने कई लोगों ने कोऑर्डिनेटिंग को काट के और कमांडिंग को लीडिंग बना रखा है। ठीक है, अब उसके बाद है हमारा, देखो हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट में कर लिए टेलर, फ्लैंक गिलबर्ट और वो लिलियन गिलबर्ट, और उसके बाद गैंट चार्ट्स। ठीक है, वो साइंटिफिक मैनेजमेंट में आ जाते तीनों। और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में ये अकेले हेनरी फ्योल ही है। और उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में मैक्स वेबर हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक में मैक्स वेबर है। इन्होंने रैशनल सिस्टम अप्रोच दी थी, याद रखना रैशनल सिस्टम अप्रोच किसने दी थी, मैक्स वेबर ने दी थी। इन्होंने है ना स्ट्रिक्ट रूल्स के ऊपर काम करना, इन्होंने ये बोला ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में ये होता है कि स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने हैं हमें, इम्पर्सनल रिलेशन होनी चाहिए, कोई पर्सनल रिलेशन का कोई जगह नहीं है, बिल्कुल सारी चीज़ें फॉर्मली होनी चाहिए, इनफॉर्मल चीज़ों का कोई यहाँ पे जगह नहीं है, स्ट्रिक्ट सिस्टम, स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए, मैक्स वेबर ने बोला था। और ये एक जर्मन सोशलोजिस्ट थे। कई बार पूछ लेते कई एग्जाम्स में कि मैक्स वेबर कौन थे, कहाँ के थे, कंट्री के पूछ लेते कई बार। तो ये जर्मनी के थे, जर्मन साइकोलॉजिस्ट, सॉरी साइकोलॉजिस्ट नहीं, सोशलोजिस्ट। उसके बाद है नियो क्लासिकल अप्रोच। देखो नियो क्लासिकल अप्रोच में सबसे ज़्यादा नाम जो आता है वो हमारा एल्टन मायो का ही आता है। उसके अलावा जो मोटिवेशन की थ्योरीज है वो सारे जो भी ऑथर्स हैं उसमें मोटिवेशन की थ्योरीज में ये जो मास्लो है, हेनरी मिंट्सबर्ग है, ये जो भी नाम आ जाते हैं हमारे XY थ्योरी देने वाले, MC ग्रेगर हैं, ये सारे हमारे ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में ही आते हैं, क्योंकि ये मोटिवेशन का काम करते हैं, ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन और सोशल नीड्स और इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है ह्यूमन रिलेशन में वो एल्टन मायो का है। इन्हीं को फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन भी बोला जाता है। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का के जो फादर हैं वो एल्टन मायो ही हैं। इन्होंने जो ये फ्रिट्ज रोथल्सबर्ग, इनके साथ मिलके, ये भी इनके साथ एक्सपेरिमेंट में काम कर रहे थे, इन्होंने हाउथर्न एक्सपेरिमेंट किया था, हाउथर्न एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। और हाउथर्न एक्सपेरिमेंट में इन्होंने जो डेविड रिकार्डो हैं उनका एक रेबल, ये यहाँ पे इसकी है नहीं, एक सेकेंड, जो एल्टन मायो है ना, इन्होंने एक रेबल हाइपोथेसिस रिजेक्ट किया था। ये नाम याद रखना, रेबल हाइपोथेसिस, RABBLE, रेबल हाइपोथेसिस। और रेबल हाइपोथेसिस किसका था, डेविड रिकार्डो का था। तो इन्होंने डेविड रिकार्डो के रेबल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया था। और जो ये रेबल हाइपोथेसिस था ये क्या था, ये डेविड रिकार्डो ने ये बोला था अपने रेबल हाइपोथेसिस में कि जो भी एम्प्लॉय है ना वो काम करते हैं ना, वो सिर्फ मनी के लिए काम करते हैं, पैसों के लिए काम करते हुए, सोशल रिलेशन का उनमें कोई मैटर नहीं करता। लेकिन एल्टन मायो ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव किया कि वो जो सोशल रिलेशंस हैं आपस में, ग्रुप के नॉर्म्स जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं कंपैरेटिवली जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं।
ठीक है, यानी कि सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करता कोई भी बंदा, पैसों से मोटिवेट नहीं होता सिर्फ, वो अपने आसपास का उसको इन्वायरमेंट भी देखना है, और इन्वायरमेंट के साथ साथ ह्यूमन रिलेशन ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, उसके सोशल रिलेशंस, जो ग्रुप में उसके रिलेशंस बनते हैं, आपस में काम करते हैं, उनके साथ जो रिलेशन बनते हैं उनका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। एल्टन मायो ने अपने हाउथन एक्सपेरिमेंट में यही चीज़ें प्रूव की थी। इसमें इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, जैसे इन्होंने लाइट का इफेक्ट देखा था, फिर इन्होंने देखा कि लाइट का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा, आपस में ह्यूमन रिलेशन का ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। फिर उन्होंने देखा कि उन्होंने ये देखा कि मॉनेटरी टर्म्स का ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, पैसे अगर उनको ज़्यादा मॉनेटरी रिवार्ड दे रहे हैं तो वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन वो ज़्यादा मॉनेटरी रिवार्ड देने से भी काम नहीं कर रहे होते एम्प्लॉय, वो ज़्यादा अपने ग्रुप की नॉर्म्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं, कि ग्रुप में अगर बोल दिया कि हमें इतना ही प्रोड्यूस करना, आज हमें इतना ही काम करना है, तो वो उतना ही काम करते हैं, उनके ग्रुप के लोगों की ज़्यादा उनके ऊपर प्रभाव होता है कंपैरेटिवली मॉनेटरी रिवार्ड्स का। तो एल्टन मायो ने ये बोला था अपनी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में। ठीक है, ये हमने देख लिया। ये तो वही चार्ट है कि हमने जो वो देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नाम भी दे रखे सबके, कि जो फादर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट है वो रॉबर्ट ओन को बोला जाता है। रॉबर्ट ओन जो है वो हमारे फादर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट है। इसके अलावा फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर है। फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन, ये हमने देखा अभी, फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट एल्टन मायो है। और फादर ऑफ ग्रुप डायनामिक कोर्ट लेविन है। ठीक है, कोर्ट लेविन हमारे फादर ऑफ ग्रुप डायनामिक है। इन्होंने लीडरशिप स्टाइल भी दिए हैं, इन्होंने चेंज जो मैनेजमेंट है उसकी प्रोसेस भी इन्होंने दी है कोर्ट लेविन ने, और लेकिन ये फादर ऑफ ग्रुप डायनामिक है। इसके अलावा फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल है। और एक और चीज़, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, ये तो है मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के तो हेनरी फ्योल है, लेकिन फादर ऑफ मैनेजमेंट जो है वो पीटर एफ ड्रकर है। ठीक है, जिन्होंने MBO दिया था, अगर आपने सुना हो पहले कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है वो जो है वो उन्होंने दिया था पीटर एफ डरकर ने, और उन्हीं को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोला जाता है, लेकिन मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल को बोला जाता है। ठीक है, अब हमारी आ जाती है प्लानिंग। अब हम मैनेजमेंट के फंक्शंस करेंगे वन बाय वन। एक चीज़ और रह गई, देखो प्लान जो फंक्शंस है ना, वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग फंक्शंस दिए हैं। ये थोड़ा सा राइटिंग ऐसे है, लेकिन फिर भी आप सबको समझ आ जाएगा। देखो जो मैनेजमेंट के फंक्शन, जो बेसिक फंक्शन हम पढ़ते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जो बेसिक फंक्शंस हम पढ़ते हैं, ये किसने दिए? ये कुंट्ज और ओडोनल ने दिए हैं। ठीक है, ओडोनल और कुंट्ज ने ये जो बेसिक 5 फंक्शन जो हम 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये किसने दिए हैं? कुंट्ज, ओडोनल ने दिए हैं। इसके अलावा जो 3 ही फंक्शन दिए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग, ये राल्फ डेविस ने दिए हैं। राल्फ डेविस नाम याद रखना। उसके अलावा जो पोस्ट कॉर्ब है, पोस्ट कॉर्ब तो इतनी बार पेपर में आता भी है, पोस्ट कॉर्ब जो है ये लुथर गुल्विक और ये उर्विक ने दिया है। गुलिक और उर्विक ऐसे याद रखना लेना, गुलिक और उर्विक ने, लास्ट नेम ही किसी भी ऑथर का ना लास्ट नेम ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। गुलिक और उर्विक ने दिए हैं हमें पोस्ट कॉर्ब, जिसमें ये होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, CO से कोऑर्डिनेटिंग होता है, रिपोर्टिंग और बजटिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये पोस्ट कॉर्ब और ये किसने दिया है? गुलिक और उर्विक ने दिया है। ठीक है, इसके अलावा ये मैकेंसी का 7S फ्रेमवर्क हमने देख ही लिया था, ये वाटरमैन और फिलिप्स ने दिया है मैकेंसी 7S फ्रेमवर्क, और इसके सॉफ्ट एस और हार्ड एस जो हमने उस देख लिए थे पहले। ठीक है, अब हम फंक्शंस में वन बाय वन एक एक करके देखते हैं। देखिए, फंक्शंस में प्लानिंग है सबसे पहले। प्लानिंग का मतलब है कि कोई भी, देखो प्लानिंग की कोई भी काम करने से पहले हम जो भी सोचते हैं कि हम कोई काम कैसे करेंगे, वही हमारी प्लानिंग है। तो देखो, प्लानिंग इज अबाउट थिंकिंग, और प्लानिंग फोरकास्टिंग से अलग होती है। देखो, फोरकास्टिंग बाद में आती है, पहले हम सोचते हैं कुछ, फिर फोरकास्ट करते हैं, और प्लानिंग सोचना होता है। ठीक है, प्लानिंग हमेशा थिंकिंग से रिलेटेड होती है। ये चीज़ें याद रखनी है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करती हैं कई बार। तो यानी कि प्लानिंग जो है वो हमारा थिंकिंग से रिलेटेड है, और फोरकास्टिंग यानी कि हम फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर रहे हैं, प्रेडिक्शन से रिलेटेड है। तो प्रेडिक्शन बाद में आएगी ना, पहले हम सोचेंगे कुछ, फिर प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, प्लानिंग की हम प्रोसेस देख लेते हैं। देखो, ये प्लानिंग की प्रोसेस है, ये छोड़ देना, या ये प्लानिंग की प्रोसेस है कि हैविंग परसेप्शन अबाउट, एक सेकेंड, हैविंग परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि सबसे पहले हमें अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी, उसकी परसेप्शन होगी हमें, उसके बाद हम हमारे ऑब्जेक्टिव एस्टेब्लिश करेंगे, उसके बाद डिटरमाइनिंग प्लानिंग लिमिटेशन, या इसको प्रीमाइसिस भी बोलते हैं, प्लानिंग प्रीमाइसिस, यानी कि हमें किस दायरे में रह के प्लानिंग करनी है सिर्फ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी लिमिटेशन होती है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, तो हमें हमारी प्लानिंग लिमिटेशंस को भी डिटरमाइन करना है। उसके बाद हमें फोरकास्ट करना है। देखो, फोरकास्ट इतना बाद में आता है, ये मतलब समझ लेना कि फोरकास्टिंग आगे सबसे पहले लिख देंगे इसको।
फोरकास्टिंग बाद में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद फोरकास्टिंग करते हैं लिमिटेशंस डिटरमाइन करने के बाद, उसके बाद हम अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट करते हैं, फिर उन अल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करते हैं, फिर उनमें से बेस्ट को सिलेक्ट करते हैं और फिर फॉर्मुलेट करते हैं सपोर्टिंग प्लान्स, उसके बाद इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर रिव्यू करते हैं, ठीक है। ये हमारी प्लानिंग की प्रोसेस थी। उसके बाद देखो ये जो मिनिमम प्रेलिमिनरी क्राइटेरिया, जब हम ये सेलेक्ट कर रहे होते हैं ना अल्टरनेटिव, तो उसके लिए कि इतना विद इन विच द क्राइटेरिया हमें सेलेक्ट करने हैं, या उसको हम लिमिटेशन भी बोल सकते हैं। मिनिमम प्रेलिमिनरी क्राइटेरिया का मतलब है कि हमें प्राइम इसी दायरे में रह के हमें हमारे अल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, लिमिटेशंस होते हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं मिनिमम प्रेलिमिनरी क्राइटेरिया। अब देखो टाइप्स ऑफ प्लानिंग देखते हैं। देखो टाइप्स ऑफ प्लानिंग हमारी कवरेज के बेस पे हमारी कॉर्पोरेट प्लानिंग हो सकती है, फंक्शनल प्लानिंग। कॉर्पोरेट प्लानिंग यानी कि हमारी पूरी कंपनी की ही प्लानिंग जब हम कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे जब हो रही होती है, उसको कॉर्पोरेट प्लानिंग या ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग बोल सकते हैं। उसके बाद आती है फंक्शनल प्लानिंग, इनकी एक ही फंक्शन से रिलेटेड, जैसे प्रोडक्शन का फंक्शन है, मार्केटिंग का, या कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन, उससे रिलेटेड जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो वो फंक्शनल प्लानिंग। उसके अलावा ब्रेथ के बेस पे, यानी कि कितने टाइम के बेस पे भी लगा सकते हो आप इसको, जैसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और टैक्टिकल प्लानिंग। जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, जिसमें हम स्वोट एनालिसिस करते हैं एक तरीके से, वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होगी। टैक्टिकल प्लानिंग जो होती है वो मिडल लेवल मैनेजर्स करते हैं, याद रखना, टैक्टिकल प्लानिंग मिडल लेवल मैनेजर्स करते हैं, जो कि डिटेल स्टडी होती है, और जैसे 6 मंथ से लेके 1 साल तक के लिए लगभग प्लान्स जो बनाए जाते हैं वो टैक्टिकल प्लान होते हैं, ठीक है। और ये 1 साल से ज़्यादा के लिए जो बनाए जाते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान होते हैं। टाइम के बेस पे ये हो ही गया, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म हो सकते हैं। उसके अलावा अप्रोच के बेस पे, जैसे प्रोएक्टिव प्लानिंग है या रिएक्टिव प्लानिंग है। प्रोएक्टिव प्लानिंग यानी कि हम पहले से ही, कोई चीज़ नहीं हुई है अभी, उसके बारे में पहले से ही सोच के कुछ कर लेते हैं, वो प्रोएक्टिव प्लानिंग होगी। रिएक्टिव प्लानिंग क्या होगा कि हमारे कुछ रिजल्ट आए, रिजल्ट अच्छे नहीं आए, तो अब उनको अच्छा बनाने के लिए हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं, वो रिएक्टिव प्लानिंग होगी। उसके बाद है फॉर्मलाइजेशन के बेस पे कि फॉर्मल प्लानिंग है, इनफॉर्मल प्लानिंग है, वो चीज़ इसमें आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो देखते हैं प्लानिंग और प्लान क्या होता है। देखो प्लानिंग हमारी एक प्रोसेस है और प्लान उस प्रोसेस का आउटकम है कि क्या प्लान बनाया है, यानी कि वो जो प्लानिंग की प्रोसेस जो वो इवेलुएट की, अल्टरनेटिव्स वगैरह, उन सब से एक जो हमारा आउटकम निकल के आया उसको हम प्लान बोलते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं इससे रिलेटेड प्लानिंग से, जैसे कि विजन, मिशन, गोल, ये क्या होते हैं। देखो विजन जो है ना, विजन ही हमें ये बताता है कि हमारी कंपनी है ही क्यों, हमारी कंपनी का अस्तित्व ही क्यों है, ठीक है, वो हमारा विजन होता है। इट इज़ ए डिस्क्रिप्शन ऑफ वेयर एन इंडिविजुअल और ए कंपनी वांट्स टू बी इन फ्यूचर, और फ्यूचर में हम कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप को, वो विजन होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म होता है। और इसके अलावा जो मिशन होता है ना, वो हमारा डिजायर रिजल्ट्स बताता है, एक तरीके से वो ये बताता है मेक सर्टेन अबाउट व्हाट ए कंपनी विल डू इन फ्यूचर। वो सर्टेन हो जाती है कुछ चीज़ें कि कैसे करेंगे हम अचीव। इसमें तो ये हुआ कि हम क्यों हैं, हमारा अस्तित्व ही क्या है, हम क्या बनना है हमें, एक तरीके से विजन वो हो गया। मिशन ये हो गया कि हम कैसे करेंगे, वो हमारा मिशन बताता है। इससे और भी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा कि देखो विजन जो है वो डिजायर्ड कंसिक्वेंसेज है। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल देखें, जैसे कि कोई भी कंपनी है वो अपने आप को बिल्कुल वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी देखना चाह रही है अपने आप को, तो वो उसका विजन हो गया, ठीक है। जैसे कोई एजुकेशनल ही कंपनी है या कोई भी कंपनी है, वो अपने आप को, जैसे एजुकेशनल है, इंस्टीट्यूशन है, तो वो अपना उसका उनका विजन क्या होगा कि अपने आप को एजुकेशन की दुनिया में सबसे टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में देखना, वो विजन हो गया उनका। मिशन क्या होगा, फिर थोड़ा सा सर्टेन हो जाते हैं कि जैसे हाई क्वालिटी हमें प्रोडक्ट बनाना हमारा मिशन है, ठीक है, तो वो मिशन हो गया। पर्पज क्या होगा फिर, कि पर्पज का मतलब है कि और ज़्यादा हमें मेन रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, वो आ जाएगा। जैसे कि पर्पज ही, जैसे मान लो कोई कार ही बना रही है कंपनी, तो उसका पर्पज ही क्या, कार बनाना, उसका पर्पज उस कंपनी का, ठीक है, अच्छी क्वालिटी की कार बनाना उनका पर्पज है। तो पर्पज जैसे कि स्कूल का, जैसे कोई स्कूल ही है तो उसका पर्पज क्या है, एजुकेशन देना, तो वो पर्पज होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या हो गए, स्पेसिफिक टारगेट्स, ये वर्ड याद रखना, स्पेसिफिक टारगेट्स जब जो हो जाते हैं तब उनको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। एक्शनेबल टारगेट्स शॉर्ट रन के लिए होते हैं, ठीक है। जैसे कि जब हम ये एजुकेशन का देख रहे हैं चीज़ें, जैसे कि 100 स्टूडेंट्स को एजुकेशन देनी है, तो वो स्पेसिफिक हो गया बिल्कुल कि 100 स्टूडेंट्स को एजुकेशन देनी है अच्छी क्वालिटी की, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म हो गया। जैसे जैसे इधर जाता जाएगा लॉन्ग टर्म आता जाएगा। अब देखो हमारे जो प्लान होते हैं ना, उसके 2 टाइप के प्लान होते हैं। एक तो होते हैं स्टैंडिंग प्लान, स्टैंडिंग प्लान यानी कि एक बार बना दिए तो वो लॉन्ग टर्म तक चलते रहेंगे, ठीक है। और एक हमारे होते हैं सिंगल यूज प्लान, की एक पर्टिकुलर काम के लिए ही वो बनाए जाएंगे, वो काम खत्म तो वो प्लान भी खत्म, फिर हमें दोबारा से दूसरे काम के लिए अलग प्लान बनाना पड़ेगा।
तो ये इनमें क्या होता है, देखो जो स्टैंडिंग प्लान होते हैं यानी कि एक बार बना दिए तो उसी के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे आप हमारी कंपनी के सारे काम। जैसे कि पॉलिसीज हैं, जो पॉलिसीज है ये क्या होती है, जर्नल गाइडलाइंस होती हैं। और किसी भी कंपनी ने अपनी पॉलिसीज एक बार बता दी कि हमारी ये पॉलिसी है, ये जर्नल गाइडलाइन है, किसी भी काम को करने के लिए हमें इसी तरीके से काम करना होता है, तो वो हमारी पॉलिसीज हैं। और पॉलिसीज चाहे वो कोई भी काम करना हो फिर वो उन्हीं पॉलिसी को फॉलो करना होता है। उसके अलावा जो स्ट्रेटजीज होती हैं, ठीक है, स्ट्रेटजी, वैसे स्ट्रेटजी इसमें स्टैंडिंग प्लान में नहीं आता क्योंकि ये तो चेंज होता रहता है, पर ये भी एक तरीके से प्लान का पार्ट ही होता है कि जहाँ पे हम बिजनेस इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के लॉन्ग रन के लिए कोई भी डिसीजन लेते हैं वो स्ट्रेटेजिक प्लान होता है। उसके अलावा स्टैंडिंग प्लान में और हमारा क्या आता है कि प्रोसीजर्स, कि किसी भी काम को करने के लिए क्या सीक्वेंस होनी चाहिए, तो वो प्रोसीजर भी हमारा स्टैंडिंग प्लान होता है कि फिर वो चाहे कोई भी काम आए उसका लिए प्रोसीजर हम वो फॉलो कर, कि हमारे कंपनी में जैसे कि कोई भी काम करना हो तो हमें ये प्रोसीजर फॉलो करने ही होते हैं, तो वो प्रोसीजर हो गया। जैसे कि पहले टॉप लेवल मैनेजर्स की उसमें सहमति चाहिए है, एम्प्लॉयज़ की भी जैसे मान लो सहमति चाहिए है, फिर उनको इन्फॉर्म करना होता है टॉप लेवल को, उन पे साइन करवाने होते तो इनको हम इस चीज़ को हम प्रोसीजर बोलते हैं कि इसके बाद ये काम होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, चाहे फिर वो कोई भी काम हो, अब ये सारे प्रोसीजर तो फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए स्टैंडिंग प्लान है। उसके अलावा रूल्स, ये वर्ड भी याद रखना है आपको कि प्रोसीजर, ये जैसे एग्जाम में ऐसे आएगा कि सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ कौन बताता है, कौन सा प्लान बताता है, तो वो प्रोसीजर बताता है। और जैसे कि क्या करना है क्या नहीं करना, व्हाट इज़ टू बी डन और व्हाट नॉट टू बी डन, ये काम कौन बताता है, तो ये रूल बताते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये चीज़ भी बताते हैं। क्योंकि जो नहीं किया वो काम कर, जो नहीं करने वाला काम था कि ये काम नहीं करना होता, जैसे कि ये बोलते हैं कि स्मोकिंग अलाउड नहीं है, तो वो रूल्स हैं। अगर अब वहाँ पे स्मोकिंग करने लग जाएंगे काम पे, या फिर फ़ोन यूज़ करना अलाउड नहीं है तो वो रूल है, और अगर करने लग जाएंगे तो पेनल्टी भी लगेगी उनकी वायलेशन पे, तो उसको रूल्स बोलते हैं। तो ये रूल्स भी एक बार बन जाते हैं तो वही रहते हैं लंबे टाइम तक। उसके बाद है जो हमारे सिंगल यूज प्लान है। सिंगल यूज प्लान में हमारे प्रोग्राम आ जाएंगे। देखो अब प्रोग्राम क्या होगा, जिसमें सारे स्टेप्स बताए जाएंगे एक काम के लिए, कि मेन काम है ये और इसका ये ऑर्डर होगा, ये इसकी टाइमिंग होगी, कि पूरा एक प्रोग्राम है उसको ऐसे ऐसे मैनेज करना है, ये वो प्रोग्राम होगा। उसके बाद है मेथड। मेथड का तो मतलब यही होगा कि वे और मैनर जिसमें कोई भी काम किया जाएगा वो मेथड होगा। ये भी एक ही पर्टिकुलर काम के लिए होंगे ना ये सारी चीज़ें। बजट भी एक पर्टिकुलर काम के लिए हम बजट बनाएंगे, फिर वो काम खत्म तो दूसरे काम के लिए अलग से बजट बनाना पड़ेगा। तो बजट क्या है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द प्लान। ये सारे एक एक इनकी डेफिनेशन अच्छे से आपको याद रखनी है कि प्रोग्राम और इनमें डिफरेंस क्या क्या है। प्रोजेक्ट जैसे थोड़े से सिमिलर चीज़ें ये हो सकती है, प्रोग्राम, प्रोसीजर, प्रोजेक्ट, शेड्यूल, ये आपको थोड़ा सा सिमिलर लग सकते हैं। अब देखो प्रोजेक्ट जो होते हैं ना वो प्रोग्राम का ही पार्ट होते हैं। प्रोग्राम में भी हम यही बताते हैं कि क्या काम होगा, कैसे होगा, पूरी उनकी डिटेल होती है। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कि वो प्रोजेक्ट कैसे पूरा काम करेगा, तो ये इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ प्रोग्राम ही होते हैं हमारे प्रोजेक्ट, ठीक है। स्पेशल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं। उसके अलावा है शेड्यूल्स। शेड्यूल्स जो है ये हमें बताता है टाइम फॉर ईच स्टेप, कि किस टाइम पे क्या काम करना है। टाइम जो बताए ना वो शेड्यूल होता है कि किस टाइम पे कौन सा काम करना है। और प्रोसीजर क्या था कि स्टेप्स उसमें सीक्वेंस बताए जो, वो हमारा प्रोसीजर था, ठीक है। तो ये प्लानिंग के टाइप्स थे। अब प्लानिंग में ही हमारा आता है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एक ये कंसेप्ट आता है जो कि हमें पीटर एफ डरकर ने दिया था अपनी बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इनकी बुक का नाम भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीटर एफ डरकर ने दिया था, 1954 में दिया था इन्होंने ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या है, देखो इसमें जो मैनेजर्स और जो सुबॉर्डिनेट्स होते हैं सभी लेवल्स के, वो सारे साथ में बैठते हैं, गोल सेट करते हैं, फिर उस गोल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि वो गोल अचीव हुए या नहीं हुए और कैसे अचीव किया जा सकता है उन गोल्स को। और टाइम टू टाइम मीटिंग्स होती हैं इसमें कि वो गोल्स अचीव हो गए या नहीं हुए, और गोल सेट करते हैं। ये शॉर्ट टर्म गोल सेट करते हैं, लॉन्ग टर्म भी सेट करते हैं कि, और फिर वो शॉर्ट टर्म के लिए मीटिंग करते हैं कि आपका ये अचीव हो गया, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या कमी रहेगी। तो वो इसको हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू हम मैनेज कर रहे हैं अपना पूरा सिस्टम को, ठीक है। तो इसमें 4 स्टेप्स मेनली इंक्लूड होते हैं कि हम पहले डिस्कशन करेंगे कि पॉसिबल गोल्स क्या हो सकते हैं, फिर पार्टिसिपेटिवली सेलेक्ट होंगे इसमें गोल्स, कि सारे आपस में अपने अपने गोल्स बताएंगे। फिर है डेवलप टैक्टिकल प्लान्स। देखो ये तो थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए हमने डिसाइड कर लिए प्लान। फिर शॉर्ट टर्म प्लान्स भी हम डिसाइड करेंगे। टैक्टिकल शॉर्ट टर्म होते हैं, टास्क बेस्ड जिनको प्लान बोलते हैं, कि इस तरीके से हम हमारे लॉन्ग टर्म को अचीव कर लेंगे। फिर उसके बाद रेगुलरली मीटिंग्स होंगी और रिव्यू करेंगे, ठीक है, प्रोग्रेस को, कि क्या हो गया काम या नहीं हुआ, ठीक। ये पीटर एफ डरकर ने दिया था। इन्होंने बोला था कि जो मैनेजेरियल सेल्फ कंट्रोल के लिए मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, यानी कि सेल्फ कंट्रोल के लिए इनकी खुद से ही मैनेजर
कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसको एमबीओ हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो ये देखेगा कि शॉर्ट टर्म गोल्स भी उसमें सेट होंगे, लॉन्ग टर्म भी सेट होंगे, शॉर्ट टर्म अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो वो अपने आप के ऊपर कंट्रोल रख सकता है, अपनी वर्किंग के ऊपर। तो सेल्फ कंट्रोल के लिए यूजफुल होते हैं एमबीओ। और एमबीओ को ही एमसी ग्रेगर ने एमबीओ को परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए भी यूज किया था। ये हमने एचआरएम में भी देखा था कि एचआरएम में जो परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड है उसमें एमबीओ भी एक मेथड है, और एमबीओ परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक मेथड है। ये बात किसने बोली थी? एमसी ग्रेगर ने बोली थी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए भी यूजफुल है ये, क्योंकि इसमें भी पहले ऑब्जेक्टिव सेट होंगे, फिर उसका रिव्यू होगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी हम यही करते हैं कि एम्प्लॉय का रिव्यू करते हैं कि उन्होंने परफॉर्मेंस उनकी कैसी रही है, उसका पूरा रिव्यू करते हैं, और एमबीओ में भी यही चीज़ होती है, ठीक है। और इन्होंने ये चीज़ भी बोली थी एक चीज़ कि वाई जो मैनेजर, देखो एक्स, हम यहाँ पे भी ही देख लेते हैं कि जो एमसी ग्रेगर की एक्स वाई थ्योरी उसमें क्या होता है। देखो एक्स वाई थ्योरी में एक्स टाइप के लोग होते हैं, वाई टाइप के लोग होते हैं। एक्स टाइप के जो मैनेजर्स होते हैं वो उनको है ना मोटिवेट करना पड़ता है एक तरीके से। एक्स टाइप के जो लोग होते हैं वो लेजी होते हैं बहुत, और वाई टाइप के होते हैं ना वो मोटिवेटेड होते हैं पहले से ही। तो जो एमबीओ है ना वो वाई टाइप के मैनेजर्स के लिए ही फिट होता है, एक्स टाइप के लोगों के लिए नहीं फिट होता, एक्स टाइप के मैनेजर्स के लिए। ये बात बोली थी एमसी ग्रेगर ने ही, क्योंकि जो वाई टाइप के होते हैं ये मोटिवेटेड होते हैं, तो ये एमबीओ की हेल्प से अपने खुद के क्योंकि देखो सेल्फ कंट्रोल की टेक्निक है, ये बात बोली है ना कि एमबीओ एक सेल्फ कंट्रोल की टेक्निक है, सेल्फ इवेल्युएशन की टेक्निक है। तो सेल्फ इवेल्युएशन की टेक्निक है, तो जो लोग पहले से ही मोटिवेटेड होते होंगे, अपने आप ही सेल्फ मोटिवेशन होगा जिनके अंदर, तो वही लोग एमबीओ को अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो इसलिए वाई मैनेजर्स के लिए ज़्यादा यूजफुल है, ये एक्स वालों के लिए नहीं है, ठीक है। जो एमसी ग्रेगर की एक्स वाई थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग। अब देखो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आ गया। अब हमारा प्लानिंग हो गया, क्योंकि प्लानिंग के बाद फिर ऑर्गेनाइजिंग आता है, फिर स्टाफिंग में एचआरएम आता है, वो हमने कर लिया। उसके बाद लीडिंग आएगा, वो हम करेंगे, और फिर कंट्रोलिंग। तो अब है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है इसका क्या मतलब, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की हम क्या काम करेंगे, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, क्या अथॉरिटीज़ होंगी, ये सारी चीज़ें डिसाइड करना, वही हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमारे अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, लाइन एंड स्टाफ हो सकती है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। देखो जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, इसमें सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। और जैसे कि मान लो ये टॉप लेवल मैनेजर है, उसके नीचे ये लोअर लेवल मैनेजर हो गया, और इसके नीचे एम्प्लॉय हो गए, ठीक है। एक ही डिपार्टमेंट था ये, इसके और इसी के नीचे फिर वो बाकी वर्कर्स हो गए, काम करने वाले। तो यहाँ पे एक ही लाइन ही बनी है सिर्फ, ठीक है। इसके ऊपर एक और सुपरवाइजर भी हो सकता है, लेकिन है एक ही लाइन में, अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं बने हुए, तो वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो प्योर लाइन होगी उसमें सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट होगा, लेकिन जो प्योर लाइन नहीं होती, जिसे डिपार्टमेंटल लाइन जिसको हम बोलते हैं, डिपार्टमेंटल लाइन में फिर अलग अलग डिपार्टमेंट हो जाएंगे। जैसे जनरल मैनेजर है, जैसे ये लाइन मैनेजर था, इसमें तो जो प्योर लाइन थी उसमें जनरल मैनेजर, उसके नीचे प्रोडक्शन मैनेजर, सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट हमारे पास, उसके नीचे फिर ये फोरमैन्स आ जाएंगे, और फिर वर्कर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी होगी प्योर लाइन, यानी कि सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट। और डिपार्टमेंटल लाइन यानी कि जिसमें अलग अलग मैनेजर हैं, ये हमारा जनरल मैनेजर, इसके नीचे प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर, फिर नीचे ये सुपरिटेंडेंट, फिर फोरमैन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होगा, वो होगा हमारा डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा हमारा एक और ये आती है फिर लाइन एंड स्टाफ। देखो लाइन एंड स्टाफ क्या होता है, देखो लाइन जो होती है ना, जिनको हम लाइन बोलते हैं, लाइन का मतलब होता है मैनेजर्स, जो हमारे इसमें है पूरी प्रोसेस में, कि जो ये मार्केटिंग का मैनेजर है, एक कोई एचआर का मैनेजर है, तो ये हमारे लाइन ऑर्गेनाइजेशन होती है। लेकिन स्टाफ जो होते हैं ना, वो एक्सपर्ट लोग होते हैं किसी भी चीज़ में एडवाइस देने के लिए। तो जब लाइन वाले मैनेजर्स के साथ स्टाफ वाले अपनी एडवाइस भी देने लग जाते हैं, यानी कि स्टाफ को भी हम उसमें साथ में इंक्लूड करके चलते हैं, तो वो हमारा लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, ठीक है। जैसे इसमें ऐसे बनता है, यहाँ पे होगा तो जैसे ये है, जैसे मान लो ये सीईओ है, ये आपको दिख रहा हो तो ये सीईओ है, टॉप लेवल मैनेजर, इसके नीचे मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर, या फिर और कोई प्रोडक्शन मैनेजर होगी, ठीक है। अब ये मैनेजर्स हैं, और इन मैनेजर्स को ये लीगल एडवाइजर, यहाँ पे मान लो लीगल एडवाइजर है, ठीक है। ये लीगल एडवाइजर एक स्टाफ मेंबर है, इसको हम स्टाफ मेंबर बोलते हैं। और जो ये होते हैं ना, इनको हम लाइन मेंबर बोलते हैं, लाइन मैनेजर्स बोलते हैं एक तरीके से। तो इन लाइन वालों को ये अपना सलाह दे रहा होता है, ये ऐसे डॉट डॉट लाइन होती है, और इनकी सही से अच्छे से बोल्ड लाइन होती है,
ठीक है। तो यहाँ पे लाइन एंड स्टाफ दोनों चीज़ें होंगी कि स्टाफ वाले इनको और वो क्या बोलते हैं सजेशन दे रहे होते हैं, और एक्सपर्ट की अपनी स्पेशलाइजेशन है उनकी तो वो सजेशन दे रहे होते हैं, और स्टाफ वाले सॉरी जो लाइन वाले होते हैं उनका मेन डिसीजन लेने का जो राइट होता है वो इन्हीं के पास होता है। इनका काम सिर्फ सलाह देना होता है लाइन स्टाफ वालों का, ठीक है। उसके बाद आती है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन यही कि जहाँ पे काम के बेस पे डिवाइड किया जाता है वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होगी। उसके बाद है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। देखो इसमें है ना प्रोडक्ट और फंक्शन दोनों के बेस पे डिवाइड किया जाता है। जैसे अब तक हम ये देख रहे थे जो ये डिपार्टमेंट थी ये फंक्शनल ही है एक तरीके से कि अलग अलग फंक्शन हो रहे हैं। प्रोडक्शन का फंक्शन है, मार्केटिंग का फंक्शन है, फाइनेंस का फंक्शन है, ये हो गए, ठीक है। अब ये यहाँ पे मान लो ये ए प्रोडक्ट है, ये एक बी प्रोडक्ट है, तो इस वाइज भी इनके ये अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए। बी के भी ऐसे ही अलग अलग लाइन और ये प्रोडक्ट लाइन ये सॉरी प्रोडक्शन मैनेजमेंट होगा, मार्केटिंग होगा, फाइनेंस होगा, पर्सोनल होगा। ऐसे ही सी प्रोडक्ट के लिए भी होगा, यानी कि प्रोडक्ट भी है अलग से, हमारा प्रोडक्ट वाइज भी है और फंक्शन वाइज भी है, तो उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों साइड से मैनेजर्स होंगे फिर उनमें। इसके अलावा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज़ आती है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। देखो जो फॉर्मल होते हैं यानी कि जहाँ पे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर क्रिएट करता है और वो पहले से डिफाइन होती है कि कौन किसका सीनियर, कौन किसका सुबॉर्डिनेट, किसको किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, सारी चीज़ें बताई गई होती हैं फॉर्मल में। इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता, सोशल रिलेशनशिप्स होती हैं, अपने आप बनती हैं ये चीज़ें, जहाँ पे काम कर रहे होते हैं कोलीग्स आपस में मिलके इनफॉर्मल ग्रुप्स बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ये रूल्स और पॉलिसीज की वजह से होता है, लेकिन ये सोशल इंटरेक्शन की वजह से होता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्केलर चेन की वजह से होता है। स्केलर चेन हमने देखा था, हेनरी फ्योल ने दी स्केलर चेन कि कोई एक सीक्वेंस है जहाँ एक पहले से बता दिया जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे बात कर सकता है, तो कम्युनिकेशन स्केलर चेन की हेल्प से होता है। लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन स्केलर चेन की हेल्प से नहीं होता, यहाँ ग्रेप वाइन से होता है। पढ़ा होगा ना आपने ग्रेप वाइन की, कुछ लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, इनमें से एक बंदा यहाँ बात कर बता के आएगा, फिर ये ऐसे अलग अलग अंगूर के गुच्छे ग्रेप वाइन की बेल सी बनती जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं होती, ठीक है, बात करने की कम्युनिकेशन की। ये रिजिड होता है कि जो भी बिल्कुल रूल्स रेगुलेशन है उन्हीं के ऊपर रहना है हमें फोकस, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होता है, ये इसमें ओपन टू चेंज होता है, एक तरीके से मेंबर्स के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होता है। ये मैनेजर इसमें लीडर होता है, लेकिन इसमें मैनेजर लीडर हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो अपना खुद का भी कोई लीडर बना सकते हैं, वो ना माने मैनेजर को लीडर, क्योंकि ये इनफॉर्मल है, यहाँ पे कुछ भी पहले से डिफाइन तो होता नहीं है, ठीक है। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के कुछ और भी टाइप्स होते हैं। एक होती है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, एक है नेटवर्क स्ट्रक्चर, एक है स्पेगेटी स्ट्रक्चर और एक है ये फिशनेट स्ट्रक्चर। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ एक क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग ही है। देखो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन ये पीटर सेंज ने दिया था लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट। इसका मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ ना कुछ सीखती रहती हैं, ठीक है, जो अपने मेंबर्स को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, एक तरीके से वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होंगी। नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या होगा? नेटवर्क स्ट्रक्चर दूसरों के साथ लिंक बना के रखता है, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ लिंक बनाने में जो भरोसा रखता है, ज़्यादा विश्वास रखता है, जो लिंक बना नेटवर्क क्रिएट करने में, उनको हम नेटवर्क स्ट्रक्चर बोलते हैं। और स्पेगेटी स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसमें जो मल्टीपल रोल ऑफ इंडिविजुअल आर इंटरट्विन्ड, यानी कि किसी को ये पता नहीं होता कि कौन सा काम करना, आपस में वो स्पेगेटी के जैसे गुच्छे से में जैसे एक तरीके से ऐसे काम करते हैं, उलझे हुए होते हैं, ठीक है। इनको मल्टीपल रोल होते हैं और इंटरट्विन्ड होते हैं आपस में, वो स्पेगेटी स्ट्रक्चर होता है। फिशनेट स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसका कोई एक पर्टिकुलर वो नहीं होता, शेप नहीं होती फिशनेट स्ट्रक्चर की, नेट की जैसे होता है कि चेंज हो जाता है, फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन होता है, ठीक है। फिशनेट की जैसे फ्लेक्सिबल होता है, इसकी कोई परमानेंट शेप नहीं होती, तो वो हमारा फिशनेट टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो ये अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें और इंपॉर्टेंट है? एक देखो मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जो कि अपने मेन काम, अपने बिल्कुल मेन काम करती है, और जो नॉन कोर बिजनेस है ना उनको आउटसोर्स कर देती है। तो जो अपने नॉन कोर बिजनेसेस को आउटसोर्स कर देती है उनको मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ये वर्ड याद रखना, क्या पता कहाँ से, क्योंकि कई बार डीप में, अब जैसे मान लो हम पहले से सिर्फ ये स्ट्रक्चर्स पढ़ते आते थे, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, ये स्पैगेटी टाइप भी होता है, फिश नेट भी होता है, ये चीज़ें नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब जैसे जैसे एग्जाम में आने लग गई हैं तो वो वैसे वैसे उतना डीप में करने लग जाते हैं। तो इसी तरीके से ये मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी क्या पता किसी एग्जाम में आ जाए। इसके अलावा हमारे पास एक टर्म होते हैं, देखो आपने पढ़ा है एंटरप्रेन्योरशिप, और एंटरप्रेन्योर के साथ एक इंट्राप्रेन्योर भी होता है।
एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, वो तो क्या होता है कि देखो, होते ये दोनों लोग सेम तरीके से काम करते हैं कि नए आइडिया लेके आते हैं, इनोवेशन करते हैं, रिस्क लेते हैं, कुछ भी नया करने में विश्वास रखते हैं और रिस्क लेते हैं और एक्चुअल में काम करते हैं। वो सिर्फ सोचते सोचते नहीं, करके भी दिखाते हैं, तो वो एंटरप्रेन्योर होते हैं, ठीक है। लेकिन एक ये गिफर्ड पिंचोट, इन्होंने ये एक इंट्राप्रेन्योर वर्ड भी इन्होंने दिया। इंट्राप्रेन्योर का क्या मतलब हुआ कि जो एंटरप्रेन्योर है ना, वो तो अपना एक अलग बिजनेस कर रहा होगा, एक अलग बंदा होगा, लेकिन इंट्राप्रेन्योर वे मैनेजर्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के ऐसे काम करते हैं जैसे एंटरप्रेन्योर अपना अलग बिजनेस में करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको बोलते हैं इंट्राप्रेन्योर, ठीक है। और ये वर्ड किसने दिया था? गिफर्ड पिंचोट ने, ये याद रखना। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के इनोवेशन लेके आते हैं, रिस्क लेते हैं, ऐसे मैनेजर्स, उनको इंट्राप्रेन्योर बोलते हैं। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन देखो क्या होती है। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जब जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है वो आपस में, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन आपस में इंटरनेट के थ्रू वर्चुअली कनेक्टेड होती हैं। जो सेल परचेज ट्रेडिंग भी उनमें हो रही होती है ना, वो वर्चुअली हो रही होती है, तो उनको वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा इक्विफिनलिटी। देखो, आपने एक वर्ड, आपने ये पढ़ा अभी साइंटिफिक मैनेजमेंट में कि टेलर ने ये बोला कि हमें एक वन बेस्ट वे सेलेक्ट करना है किसी भी काम को करने के लिए। लेकिन जो इक्विफिनलिटी जो टर्म है ना, ये इक्विफिनलिटी टर्म, ये कार्ड्स और काहन ने भी बताया है इसके बारे में। इन्होंने ये बोला है कि इक्विफिनलिटी क्या है कि हमें कोई एक बेस्ट तरीका नहीं देखना किसी भी काम को करने का, हमें बस अपना काम करने से मतलब होना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से, कितने भी अलग अलग तरीकों से अचीव होता हो, ठीक है। इन्होंने ये बात बोली कि कोई भी पर्टिकुलर रिजल्ट अचीव करने के लिए बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट मीन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, अलग अलग वेज होते हैं काम करने के। जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ वन बेस्ट वे पे ही रिलाई करना है। तो उसका उल्टा है ये, बिल्कुल साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो टेलर बोलते हैं, टेलर का बिल्कुल उल्टा है इक्विफिनलिटी। ये वर्ड याद रखना, इक्विफिनलिटी, ठीक है। उसके बाद एक ये और हमारी टर्म आती है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ही। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कितने सुबॉर्डिनेट्स हैं किसी भी एक मैनेजर के अंडर, उसको हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। जो ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये वर्ड हमारा सबसे पहले ये इन्होंने दिया था, एंड्रयूस ग्रूशियन, ग्रूशियंस है शायद ये, एंड्रयूस ग्रूशियन, इन्होंने ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट दिया था। और जो इसमें ये लिंडेल उल्विक हैं, इन्होंने ये बताया था कि कितने आइडियल सुबॉर्डिनेट्स होने चाहिए। जो आइडियल सुबॉर्डिनेट्स के लिए इन्होंने ये बोला था कि हायर लेवल पे 4 सुबॉर्डिनेट्स होने चाहिए। किसी भी हायर लेवल का कोई मैनेजर है, एग्जीक्यूटिव है जैसे, उसके अंडर 4 सुबॉर्डिनेट होने चाहिए उसके बस, क्योंकि वो 4 को ही अच्छे से मैनेज कर सकता है। उसके अलावा जो लोअर लेवल के मैनेजर्स हैं, उनके अंडर सुबॉर्डिनेट्स 8 से 12 होने चाहिए, 8 से 12 को वो मैनेज कर सकते हैं। यानी कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हमें ये बताता है कि कितने अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, कितने लोगों को कोई भी एक मैनेजर है वो अच्छे से मैनेज कर सकता है, तो वो हमें स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बताता है, ठीक है। एक सेकेंड, अब इससे रिलेटेड हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दिए गए हैं। एक तो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर और एक है मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर। देखो, ऑर्गेनिक जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, वहाँ पे लो फॉर्मलाइजेशन होती है और डिसेंट्रलाइजेशन होता है। देखो, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि बहुत सारे लोग को मैनेज कर रहा होता है एक ही बंदा। और मैकेनिस्टिक्स जो स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, यानी कि बहुत कम लोगों को मैनेज कर रहे होते हैं। अब देखो, जैसे जैसे वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा ना, तो हमारा स्ट्रक्चर जो है ना वो फ्लैट हो जाएगा। जैसे मान लो ये एक मैनेजर है, उसके अंडर काम करने वाले, उसी के अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, 10-12 लोग, तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल फ्लैट सा हो गया, ठीक है। लेकिन अगर नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा, तो एक बंदा है, इसके अंडर सिर्फ 2 ही लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और अब इनके अंडर कर रहे हैं कोई और 2 लोग काम, फिर इनके अंडर और फिर कोई 2 लोग या 3 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या हो गया कि टोल हो गया, ये लंबा हो गया। लेकिन वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल था, तो ये सारे के सारे, ये 10-12 लोग सिर्फ एक ही के अंडर काम कर रहे थे, इन सबको ये एक अकेला ही मैनेज कर रहा था, इन्होंने इनको अथॉरिटी दी ही नहीं एक तरीके से। तो इनको अथॉरिटी दी नहीं, तो ये वाइड हो जाएगा स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और इस वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल को हम ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें फॉर्मलाइजेशन कम होती है और डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होती है इसमें, ठीक है। और मैकेनिक्स जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, ठीक है। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, हाई फॉर्मलाइजेशन होता है इसमें, और सेंट्रलाइजेशन होता है, क्योंकि एक के पास ही है वो, फिर उसके जैसे अब इसने अथॉरिटी दी तो इसके पास ही रही, और लेकिन इसमें यह बंदा इन सबको दे देता है
कि आपने आप मैनेज करो, बस ये थोड़ा बहुत उनके ऊपर ध्यान रखता है क्योंकि इसके पास बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे से फॉर्मली मैनेज करते हैं सारी चीज़ों को मैकेनिक स्ट्रक्चर में। ये याद रखना है, मैकेनिक स्ट्रक्चर में फॉर्मलाइजेशन कम होती है या ज़्यादा होती है, स्पैन ऑफ कंट्रोल किस में वाइड होता है किस में कम होता है, ऑर्गेनिक और मैकेनिक का। ठीक है, उसके बाद अब हमारी है पावर से रिलेटेड। ऑर्गेनाइजेशन में पावर का भी एक बात आती है, पावर और अथॉरिटी क्या होती है। देखो पावर क्या होती है, पावर का मतलब है कि एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की जो एबिलिटी है उसको हम बोलते हैं पावर। ठीक है, तो ये पावर का मतलब है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल। और अथॉरिटी का मतलब है कि अथॉरिटी एक टाइप ऑफ पावर है, ये याद रखना कि पावर ज़्यादा वाइड है, अथॉरिटी तो उसका एक पार्ट है। तो अथॉरिटी एक टाइप ऑफ पावर है जो कि डिसीजन लेने की पावर देता है, डिसीजन लेने से रिलेटेड जो एबिलिटी जो हमें देती है या डिसीजन लेने से रिलेटेड पावर को हम अथॉरिटी बोलते हैं। अब पावर के ना बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि लेजिटिमेट पावर, ठीक है, लेजिटिमेट पावर, एक्सपर्ट पावर, रेफरेंट पावर, रिवार्ड पावर, कोहर्सिव पावर, डिस्क्रिशनरी पावर। तो ये क्या होते हैं, देखो जो एक्सपर्ट, ये सबसे पहले ये लेजिटिमेट पावर। देखो लेजिटिमेट पावर का मतलब है जो हमें पोजीशन से मिली है, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो पोजीशन है उस पोजीशन से जो हमें पावर मिलती है उसको हम लेजिटिमेट पावर बोलते हैं। ये डाउनवर्ड भी हो सकती है और अपवर्ड भी हो सकती है। डाउनवर्ड का मतलब है कि जो सुपीरियर है उसकी वो अपने लोअर लेवल वालों के ऊपर पावर जो उसकी होती है वो वाली। ठीक है, यानी कि जैसे मैनेजर की उसके सुपीरियर सुबॉर्डिनेट्स के ऊपर जो पावर है वो होगी डाउनवर्ड पावर। अपवर्ड पावर क्या होगी, अपवर्ड पावर का मतलब है कि जो लोअर लेवल वाले हैं ना उनके पास है जो पावर ऊपर वालों से कुछ भी मांगने के लिए। जैसे कि एक गार्ड है, वो कोई भी सीईओ भी अगर एंटर कर रहा है गेट से तो उससे आई कार्ड मांग सकता है, तो ये उसकी पावर है। क्योंकि ये किससे मिली है ये उसके पावर, क्योंकि वो उस पोजीशन पे है, वो गार्ड की पोजीशन पे है, तो इसीलिए इसको हम लेजिटिमेट पावर बोलते हैं, यानी कि पोजीशन की वजह से वो पावर मिली हुई है। ठीक है, अब वो गार्ड है तो उसका काम ही ये है, तो उसके पास ये पावर है कि वो सबसे आई कार्ड मांग सकता है जो भी वहाँ से जा रहा हो, चाहे वो सीईओ जा रहा हो, चाहे वो मैनेजर जा रहा हो, चाहे कोई भी जा रहा हो। ठीक है, इसके बाद है एक्सपर्ट पावर। देखो एक्सपर्ट पावर क्या है कि स्पेशल नॉलेज है, किसी के पास एक्सपर्टीज है तो उसको पावर फील होती है, वो वाली पावर। जैसे कि लॉयर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर्स है, इनके पास जो पावर होती है वो एक्सपर्ट पावर होती है। इसके अलावा है रेफरेंट पावर। देखो रेफरेंट पावर है ना, ये करिस्मेटिक लीडरशिप में पाई जाती है। करिस्मेटिक लीडरशिप यानी कि बिल्कुल करिश्मा सा जो कर दे लीडर, वो वाले उनके पास होती है ना, वो रेफरेंट पावर होती है। इसके अलावा जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, उनके पास रेफरेंट पावर होती है, यानी कि लोग उनको मतलब अपना लीडर मानते हैं, उनको फॉलो करना चाहते हैं और अपने आप को उनमें आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि हाँ मैं उसका फॉलोवर हूँ या फिर वो हमारा लीडर है, ये है। तो वो रेफरेंट पावर, यानी कि दूसरे जिनकी रेफरेंस दें। अब किसी के पास अगर कोई बंदा किसी की हर कोई लोग उसी की रेफरेंस दे रहा है कि हाँ मैं उसको जानता हूँ या वो मेरे रिलेशन में है या वो तो मेरा फ्रेंड है, तो यानी कि उस फ्रेंड के पास जिसका हर जगह नाम लिया जा रहा है उस फ्रेंड के पास रेफरेंट पावर होगी कि सारी जगह उसकी रेफरेंस चल रही है। तो ऐसी पावर किसके पास होती है, करिस्मेटिक। आप एग्जाम्पल्स याद रखना क्योंकि एग्जाम्पल्स के साथ ही आएंगे कि इन लोगों के पास किस टाइप की पावर होती है। जैसे करिस्मेटिक लीडर्स हैं तो उनके पास रेफरेंट पावर होती है, जो मूवी स्टार पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनके पास रेफरेंट पावर होती है, जो लॉयर डॉक्टर प्रोफेसर्स होते हैं उनके पास एक्सपर्ट पावर होती है, और जैसे गार्ड के पास या किसी भी एक पोजीशन पे है तो उसके पास लेजिटिमेट पावर होती है। उसके बाद है रिवार्ड पावर। देखो रिवार्ड पावर का मतलब है कि पावर टू गिव रिवार्ड, किसी को भी रिवार्ड देने की पावर। वो पावर जैसे कि मैनेजर के अपने सुबॉर्डिनेट्स को रिवार्ड दे सकते हैं, तो वो रिवार्ड पावर उसके पास होती है। उसके अलावा है कोहर्सिव पावर, ये टीचर के पास भी होती है रिवार्ड पावर। टीचर अपने बच्चों को मतलब अपने स्टूडेंट्स को नंबर दे सकता है, असेसमेंट, उनको गिफ्ट भी वो एक तरीके से रिवार्ड भी दे सकता है उनको, तो वो वाली पावर उसके पास होती है रिवार्ड पावर। उनको मार्क्स दे सकता है, मार्क्स भी एक तरीके से रिवार्ड ही हो गए, तो वो रिवार्ड पावर टीचर के पास भी होती है। कोहर्सिव पावर का मतलब है कि धमकाने की पावर, डांटने की या पुनिशमेंट की पावर, तो वो पुनिश करने की पावर जिसके पास होती है उसको कोहर्सिव पावर बोलते हैं। टीचर के पास भी होती है कोहर्सिव पावर, हमारे सीनियर्स के पास होगी पावर, सुबॉर्डिनेट्स को सुपीरियर्स के पास होगी सुबॉर्डिनेट्स को पुनिश करने की पावर। ठीक है, इसके अलावा है डिस्क्रिशनरी पावर। देखो डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब है कि कोई भी डिसीजन लेने की पावर, किसी और से बिना पूछे कोई भी डिसीजन लेने की पावर, उसको हम डिस्क्रिशनरी पावर बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब आगे हमारा लीडरशिप। देखो लीडरशिप में है ना थ्योरीज है आपकी बहुत सारी, और इन थ्योरीज को
कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि बिहेवियरल थ्योरीज, सिचुएशनल थ्योरीज, ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी और ट्रांजैक्शनल लीडरशिप थ्योरी। जो आपकी बिहेवियरल थ्योरी, वैसे बिहेवियरल से पहले भी एक ट्रेड थ्योरी और आती है, वो इन सब में किसी में भी नहीं है। ट्रेड थ्योरी, वो ट्रेड थ्योरी क्या है कि कुछ लीडर जो होते हैं, ट्रेड थ्योरी ने ये बोला कि कोई कुछ कुछ एक लीडर्स में कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स होते हैं, और कोई भी बंदा, जैसे पहले ग्रेट मैन की थ्योरी आई थी, ग्रेट मैन ने ये बोला था कि लीडर जो है ना वो बोर्न होते हैं, यानी कि पैदाइशी ही होते हैं, कोई लीडर होता है तो बनाया नहीं जा सकता। लेकिन उसके बाद जो ट्रेड थ्योरी आई, ट्रेड थ्योरी ने ये बोला कि नहीं, बनाए भी जा सकते हैं लीडर, जरूरी नहीं है कि लीडर पैदा ही होते हैं, ठीक है, बनाए भी जा सकते हैं। ये बात बोली गई थी ट्रेड थ्योरी में, और उसमें उन्होंने फिर ट्रेट बताए थे बहुत सारे लोगों ने। एक स्टोक गिल का नाम आता है उसमें, स्टोक गिल ने ट्रेट बताया कि ये ट्रेट है, अगर कोई भी डेवलप कर लेगा तो वो ट्रेड थ्योरी, यानी कि वो लीडर बन सकता है, तो वो ट्रेड थ्योरी थी। उसके बाद ही हमारा बिहेवियरल थ्योरीज आती है। देखो बिहेवियरल थ्योरीज क्या है कि ये बोलते हैं कि किसी भी, कोई भी लीडर है वो किस तरीके से बिहेव करता है, वो बताता है बिहेवियर को अच्छे से, बिहेवियर लीडरशिप को बताता है अच्छे से। तो इसमें कोर्ट लेविन का आता है, कोर्ट लेविन ने इसमें, जैसे वो हम पढ़ते हैं जिसमें कि वो फ्री रेन है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है, तो उस वो वाली जो चीज़ें ना वो कोर्ट लेविन ने ही दी थी। इसके बाद ओहियो और मिचिगन यूनिवर्सिटीज़ की थ्योरीज हैं, वो भी बिहेवियरल थ्योरीज में आती हैं। और रेंसिस लिकर्ट है, इन्होंने भी लीडरशिप के स्टाइल्स दिए हैं, तो ये भी हमारे बिहेवियरल में आते हैं। ये याद रखना बिहेवियरल में कौन कौन आते हैं, कई बार ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा कि बिहेवियर में इनमें से कौन सा है, तो कोर्ट लेविन का है, ओहियो और मिचिगन स्टडीज़ हैं, और रेंसिस लिकर्ट है, ठीक है, ये हमारे बिहेवियर में। उसके बाद है सिचुएशनल में, यानी कि ये बोलते हैं कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि लीडर कैसा होगा, बिहेवियर पे नहीं, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो इसमें फेडलर की थ्योरी आती है, पाथ गोल थ्योरी ऑफ हाउस एंड मिस्चेल ये आती है, पाथ गोल थ्योरी आती है, व्रूम और येटन का मॉडल आता है, और हेर्सी ब्लेंचर्ड्स का लाइफ साइकिल थ्योरी आती है। ये हमारी सिचुएशनल थ्योरीज में आती हैं। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरीज, देखो दो तरीके की लीडरशिप होती है, एक तो होती है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप और एक होती है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। जो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है ना, वो तो ये है कि अच्छा काम करोगे रिवार्ड मिल जाएगा, बुरा काम करोगे पुनिशमेंट मिल जाएगी, तो वो एक तरीके से ट्रांजैक्शन ही करते हैं बस अपने उनके फॉलोवर्स के साथ, तो उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ये मैक्स वेबर और बर्नार्ड बास ने दी थी। इन्होंने ये बोला बस सिर्फ एक्सचेंज होता है लीडर और फॉलोवर के बीच में, कि रिवार्ड मिल जाएगा उनको, मैनेजमेंट बाय जो एक्टिव मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन या फिर पैसिव मैनेजमेंट बाय एक्सेसिव हो सकता है, और लेज फेयर, ये चीज़ें हो सकती हैं एक ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में। तो ये बात तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में होती है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ये बोलती है कि लीडरशिप को एक मतलब एक ऐसे लीडर होते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स, जो बिल्कुल अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ नई सी चीज़ लेके आते हैं एक तरीके से ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में क्या होगा, चार मेन चीज़ें होंगी, ये चारों चीज़ें याद रखनी है। ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है क्वेश्चन कि ट्रांसफॉर्मेशन में कौन सी चीज़ें होंगी। ये यूजीसी नेट में तो आया हुआ ही है, इसके अलावा डीएसएसबी में भी और भी अलग अलग एग्जाम्स में कॉमर्स के में ये देखने को मिल जाता है आपको ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में क्या चीज़ आती है। इसमें एक तो आता है आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, ठीक है, उसके अलावा है इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, उसके बाद है इंडिविजुअल कंसिडरेशन, और एक है इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। देखो यानी कि आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस करना है हमें खुद ही उसका आइडियल बनना है, ताकि वो एक लीडर को आइडियल बनना है अपने फॉलोवर्स का, ताकि वो उसको ऐसे ही इन्फ्लुएंस कर सके, ठीक है। उसके बाद है इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, बिल्कुल इंस्पायर करने वाला मोटिवेशन देना है, और इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन, यानी कि हर एक इंडिविजुअल को अब वो लगे कस्टमाइज एक तरीके से कंसिडरेशन ध्यान देना एक एक इंडिविजुअल पे, वो इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन देना है। उसके बाद है इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, यानी कि इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट करना है, कोई भी चीज़ हम उनको दे रहे हैं, मोटिवेशन भी दे रहे हैं, कोई भी चीज़ें उनको बता रहे हैं, तो वो इंटेलेक्चुअल तरीके से होनी चाहिए बिल्कुल। तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, क्या आप ये पॉइंट भी पढ़ रहे होगे तब भी लग रहा होगा कि हाँ ये ट्रांसफॉर्मेशनल टाइप की कुछ बातें बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसी में हमारा मैनेजरियल ग्रीड भी आता है एक लीडरशिप में, लीडरशिप का ही एक है कि लीडरशिप कैसे हो सकते हैं लीडर्स, ये हमें दिया था ब्लेक और माउंटन ने मैनेजरियल ग्रीड दिया। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि कंट्री क्लब हो सकते हैं, एक तो कंट्री क्लब टाइप के लीडर हो सकते हैं। इसमें इन्होंने बेसिकली दो बात बोली कि मैनेजर प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहा है या मैनेजर पीपल पे ध्यान दे रहे हैं,
यानी कि कंसर्न फॉर पीपल क्या है और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन क्या है, यानी कि काम को कितना ध्यान दिया जा रहा है और इंटरपर्सनल रिलेशंस को कितना ध्यान दिया जा रहा है, यानी कि पर्सन्स को कितना ध्यान दिया जा रहा है, एम्प्लॉय की फीलिंग्स को कितना ध्यान दिया जा रहा है। तो अब मान लो सिर्फ एम्प्लॉय की फीलिंग्स पे ध्यान दिया, काम पे बिल्कुल ध्यान नहीं है, तो उसको हम कंट्री क्लब बोलते हैं, यानी कि क्लब बना दिया उन्होंने तो काम पे कोई ध्यान ही नहीं है। उसके अलावा अगर दोनों चीज़ें बहुत अच्छी है तो उसको हम टीम मैनेजमेंट बोलेंगे। ये याद रखना है कि टीम मैनेजमेंट किसको बोलते हैं, जब दोनों चीज़ें अच्छी होती हैं। जब सिर्फ लोगों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, काम के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, तो कंट्री क्लब हो गया, क्लब बन गया। इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट एक है, इम्प्रोवाइज मैनेजमेंट, जिसमें किसी भी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, ना तो पीपल के ऊपर ध्यान दिया जा रहा, ना काम के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट, इम्प्रोवाइज्ड। ठीक है। उसके अलावा एक है अथॉरिटी कंप्लायंस, या इसको हम टास्क स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं एक तरीके से, कि सिर्फ काम के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है जब, और लीडर पीपल की कंसर्न पे बिल्कुल भी जैसे एम्प्लॉय की फीलिंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, सिर्फ काम के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं अथॉरिटी कंप्लायंस। ठीक है। और एक होता है बीच का रास्ता, मिडल ऑफ द रोड, जहाँ पे दोनों को थोड़ा सा ध्यान पीपल के ऊपर भी है, थोड़ा सा काम के ऊपर भी है, लेकिन दोनों पे पूरा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, तो उसको मिडल ऑफ द रोड बोलते हैं। ठीक है। ये हमारा मैनेजरियल ग्रिड है, किसने दिया, ब्लेक एंड माउंटेन ने, याद रखना, ब्लेक एंड माउंटेन ने। देखो जो ये लीडरशिप के स्टाइल्स भी हैं, अब हमारे कुछ जो लीडरशिप के जो हमने थ्योरीज देखी ना, उन थ्योरीज में ही उन ऑथर्स ने कुछ स्टाइल दिए हैं। जैसे कि बिहेवियरल थ्योरी में हमने रेंसिस लिकर्ट का नाम पढ़ा। रेंसिस लिकर्ट ने हमें 4 स्टाइल ऑफ लीडरशिप दिए हैं। कौन कौन से, एक तो है एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेरियन, यानी कि अथॉरिटेरियन है, बहुत एक्सप्लॉयटेटिव है, बहुत एक्सप्लॉयट ही करता है, बिल्कुल पुनिशमेंट ही देता है, और बैड पुनिशमेंट देता है, रिवार्ड देते ही नहीं बिल्कुल भी। एक उसके बाद थोड़ा सा ठीक हो जाता है, बेनीवोलेंट अथॉरिटेरियन। ठीक है, ये नाम याद रखने, एक्सप्लॉयटेटिव, फिर बेनीवोलेंट, फिर कंसल्टेटिव, और फिर पार्टिसिपेटिव। बेनीवोलेंट में थोड़ा सा अपनी वो जो बिल्कुल बुरे बुरे पुनिशमेंट दे रहा था ना, वो पुनिशमेंट का लेवल थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन रिवार्ड यहाँ भी नहीं मिल रहे होते। लेकिन कंसल्टेटिव में थोड़े रिवार्ड देने शुरू हो जाते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। और पार्टिसिपेटिव में बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ों में अपने फॉलोवर को इन्वॉल्व करके चलता है, तब वो पार्टिसिपेटिव हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना। रेंसिस लिकर्ट के 4 लीडरशिप स्टाइल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेरियन, बेनेवोलेंट, कंसल्टेटिव और पार्टिसिपेटिव। उसके बाद जो है हमारे एक ये वर्ड देख लेते, बीच में आ गया, कॉस्मोपॉलिटन। देखो कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है, कि ऐसा लीडर जो एक से ज़्यादा कल्चर के लोगों को मैनेज कर रहा होता है, उसको हम कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। ठीक है। सफिशिएंटली फ्लेक्सिबल टू ऑपरेट इन ए प्लूरिस्टिक कल्चरल इन्वायरमेंट, यानी कि अलग अलग कल्चर के लोग हैं, वहाँ पे उनको मैनेज कर रहा है एक लीडर, तो उसको कॉस्मोपॉलिटन बोलेंगे। इसके अलावा है लीडरशिप स्टाइल, कोर्ट लेविन ने दिए। देखो ये हमने देखा था, ये भी हमारा बिहेवियरल में ही आता है, कोर्ट लेविन। इसने ऑटोक्रेटिक, लेज फेयर और डेमोक्रेटिक दिए, कि ऑटोक्रेटिक हो सकता है कोई भी लीडर, यानी कि सारी पावर खुद के पास। डेमोक्रेटिक यानी कि आपस में लोगों की भी सुन रहे हैं, तो पार्टिसिपेशन चल रहा है बिल्कुल, तो वो डेमोक्रेटिक। और लेज फेयर यानी कि सारा का सारा एम्प्लॉय के हाथ में छोड़ दिया, फॉलोवर के हाथ में छोड़ दिया, कैसे भी चलो, फ्री रेन हो तुम, लेज फेयर उसको बोलते हैं। यानी कि खुद कुछ भी काम के ऊपर ध्यान ही नहीं देता, तब वो लेज फेयर हो जाता है। ये दिए थे हमें कोर्ट लेविन ने। ठीक है। उसके अलावा फेडलर, जो फेडलर की कंटीजेंसी थ्योरीज, ये कंटीजेंसी थ्योरीज में आता है फेडलर, सिचुएशनल थ्योरीज। इन्होंने दिए थे ये एम्प्लॉय ओरिएंटेड और प्रोडक्ट ओरिएंटेड लीडरशिप के स्टाइल। एम्प्लॉय ओरिएंटेड यानी कि जो एम्प्लॉय के ऊपर फोकस रखता है, एम्प्लॉय की फीलिंग्स, उनके इंटरपर्सनल रिलेशंस, इनके ऊपर फोकस रखते हैं। और प्रोडक्शन ओरिएंटेड जो काम के ऊपर फोकस रखते हैं, ये फेडलर ने दिया था। फेडलर ने इसके अलावा 3 डायमेंशंस बताई थी लीडरशिप सिचुएशंस की। एक तो है पोजीशन पावर, ठीक है, कि किस पोजीशन पे उसकी क्या पावर है वो, टास्क स्ट्रक्चर और लीडर मेंबर रिलेशन। और इन तीनों के बीच में अच्छे से फिट बैठाना, उसी को इसीलिए बोलते हैं कि सिचुएशन के बेस पे भी देखना है, टास्क स्ट्रक्चर भी, और लीडर और मेंबर का रिलेशन क्या है वो भी, उसके पास कितनी पावर है वो भी। तो इन सब चीज़ों के बीच में जब फिट होएगा तब अच्छा लीडरशिप होगी। ठीक है, लीडरशिप का काम यही है। इसमें फेडलर ने ये बोला था। ये फेडलर के देख लिए हमने स्टाइल, कोर्ट लेविन के देख लिए 3 ही थे, रेंसिस लिकर्ट के 4 थे, और फेडलर ने तो ये 2 ही स्टाइल तो 2 ही दिए हैं, कि एम्प्लॉय ओरिएंटेड हो सकता है या फिर प्रोडक्शन ओरिएंटेड हो सकता है।
ठीक है। जो ये ओहियो और मिचिगन यूनिवर्सिटी है ना, इन्होंने भी ऐसे ही बताया है कि जैसे कि कोई लीडर है वो ज़्यादा, जैसे मिचिगन स्टडी ने तो ऐसे ही बताया कि टास्क ओरिएंटेड है या फिर वो पीपल ओरिएंटेड है। टास्क ओरिएंटेड और पीपल ओरिएंटेड वाली बात ही मिचिगन यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने बोली थी। और ओहियो यूनिवर्सिटी है, इसके स्कॉलर्स ने भी ऐसे ही बोला था कि इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर है या कंसिडरेशन है, और इसमें इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर जो है वो वही होते हैं कि जो काम के ऊपर फोकस करे, और कंसिडरेशन का मतलब है कि म्यूचुअल ट्रस्ट यानी कि एम्प्लॉय ओरिएंटेड जो काम करें। ठीक है, ये ओहियो स्टडी ने बोली थी। सेकंड, ठीक है। उसके बाद जो पाथ गोल थ्योरी है, पाथ गोल थ्योरी हाउस मिस्चेल ने दी थी। तो इस हाउस एंड मिस्चेल, इन्होंने पाथ गोल थ्योरी दी। इन्होंने ये बोला कि एक पाथ डिसाइड कर दो, एक गोल डिसाइड, पहले तो एक गोल डिसाइड करके देना है लीडर को, अपने सुबॉर्डिनेट्स को या अपने फॉलोवर्स को, और फिर उनको पाथ भी बताना है कि किस तरीके से वो गोल अचीव करना है। तो ये पाथ गोल थ्योरी ये बोलती है। और ये हमारी जो पाथ गोल थ्योरी है, इन्होंने भी लीडरशिप के स्टाइल दिए हैं। क्या क्या दिए हैं कि एक तो इंस्ट्रूमेंटल लीडरशिप होती है। उन्होंने ये बोला कि या तो इंस्ट्रूमेंटल लीडरशिप होगा, या सपोर्टिव लीडरशिप होगी, या पार्टिसिपेटिव होगी, या फिर अचीवमेंट ओरिएंटेड होगी। अब इंस्ट्रूमेंटल लीडरशिप यानी कि बिल्कुल काम के ऊपर ही फोकस है पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंटल लीडरशिप। सपोर्टिव, उनको थोड़ा सपोर्ट देने लग जाए, पार्टिसिपेटिव, उनके साथ अच्छे से पार्टिसिपेशन, और अचीवमेंट ओरिएंटेड यानी कि जब लीडर और फॉलोवर दोनों ही अचीवमेंट ओरिएंटेड हो जाए कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, उनको हम बोलते हैं अचीवमेंट ओरिएंटेड। यानी कि इन्होंने ये 4 दिए, सबके ये चारों अलग अलग याद रखना, किसी में कन्फ्यूज मत हो जाना, क्योंकि रेंसिस लिकर्ट ने वो बेनीवोलेट, अथॉरिटेरियन, कंसल्टेटिव वो वाली चीज़ें दी थी, और इन्होंने दी हैं ये इंस्ट्रूमेंटल, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव और ये। इसके अलावा व्रूम और येटन है। व्रूम और येटन ने भी सिचुएशनल लीडरशिप में ही आता है हमारा ये भी। इन्होंने क्या दिया, 5 लीडरशिप स्टाइल दिए इन्होंने। ऑटोक्रेटिक 1, ऑटोक्रेटिक 2, कंसल्टेटिव 1, कंसल्टेटिव 2 और ग्रुप 2। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया, ऑटोक्रेटिक 1, ऑटोक्रेटिक 2, कंसल्टेटिव 1, कंसल्टेटिव 2 और ग्रुप 2। ये व्रूम और येटन ने दिया था। ठीक है, इसके अलावा हेर्सी और ब्लैंचर्ड थ्योरी आती है। जो हेर्सी और ब्लैंचर्ड थ्योरी है, इन्होंने लाइफ साइकिल दिया था। इन्होंने लाइफ साइकिल के हिसाब से दिया था कि जब मैनेजर, जैसे इसमें उन्होंने बोला था कि टेलिंग करना है, पहले बताना है सिर्फ चीज़ें कि कैसे करनी है, उसके बाद सेलिंग करना है उनको, अपने एम्प्लॉय को, फिर उनको इंस्पायर करना है काम करने के लिए, इंस्पायर हो जाएं। ठीक है, और फिर उनको पार्टिसिपेशन, ये चीज़ें जो है ये ब्लैंचर्ड की थ्योरी में दी थी, शायद पार्टिसिपेशन ही था, ये टेलिंग, शेलिंग और ऐसी चीज़ें। ये ब्लैंचर्ड की लाइफ साइकिल थ्योरी है कि वो लाइफ साइकिल की किस स्टेज पे है फॉलोवर्स, उसके अकॉर्डिंग उनके साथ उनको वो पावर देनी है, एक तरीके से अथॉरिटी देनी है किसी भी डिसीजन को लेने की। ठीक है, तो ये हमारी लीडरशिप थी। लीडरशिप की आपको ये तो चीज़ें बिल्कुल याद रखनी है। अगर आपने ये पहले से नोट कर रखी है तो ठीक है, वरना अब नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेके कि बिहेवियर में कौन आएंगी, सिचुएशनल में कौन से आएंगी, ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या चीज़ होती है, और ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में क्या होता है। ठीक है, अब हमारी आ जाता है मोटिवेशन। देखो मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन का मतलब होता है कि किसी भी काम को करने के लिए, मतलब किसी की कोई नीड होगी, देखो, और उस नीड को पूरा करने के लिए वो कोई काम करेगा, और वो काम हुई उसके लिए एक तरीके से मोटिवेटर होगा कि उसको गोल पे तक पहुंचना है, तो वो काम करेगा फिर उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो इसी को हम मोटिवेशन बोलते हैं। इसके लिए लुथांस ने जैसे ये प्रोसेस दी है कि देखो कोई नीड होगी, और उस नीड के लिए फिर वो नीड जो है ना, वो एक तरीके से ड्राइव का काम करेगी, मोटिवेटर का काम करेगी हमें गोल अचीव करने के लिए। क्योंकि नीड होगी, वो डिप्राइव्ड नीड होगी कि हमारी कुछ पूरी नहीं हो रही है कोई चीज़, तो हम उसको अचीव करने के लिए कोई काम करेंगे, तो वो हमारे लिए एक तरीके से मोटिवेशन का काम करेगा। तो मोटिवेशन यही कि कोई भी काम करने के लिए हमें जो प्रोत्साहित करे वो चीज़ें मोटिवेशन होती है। अब देखो मोटिवेशन के लिए हमारे पास 2 तरीके से रिवार्ड हो सकते हैं, एक तो एक्सट्रिंसिक रिवार्ड और एक है इंट्रिंसिक रिवार्ड। जो एक्सट्रिंसिक रिवार्ड है उनके थ्रू मोटिवेट किया जा सकता है, जो कि टेंजिबल होते हैं, विजिबल होते हैं, दूसरों को दिखते हैं। ठीक है, जैसे गिवन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक टास्क और ए बिहेवियर, उसको एक्सट्रिंसिक रिवार्ड बोलते हैं। इंट्रिंसिक रिवार्ड क्या होते हैं, जो ऐसे दिखाई नहीं देते कि हाँ इनको ये रिवार्ड मिला, जैसे इसमें तो मॉनेटरी रिवार्ड मिल गया या ऐसा कुछ मिल गया, वो एक्सट्रिंसिक रिवार्ड हो गया। इंट्रिंसिक रिवार्ड होता है जो कि है ना नेचुरल रिवार्ड होता है, जो मतलब सिर्फ उनको फील होता है कि हाँ उन्हें ये चीज़ मिल रही है, जैसे कि सेंस ऑफ अचीवमेंट, चांस टू लर्न,
ये भी मोटिवेटर का काम कर सकते हैं। तो मोटिवेटर हमारे दो तरीके से हम मोटिवेट कर सकते हैं, एक्सट्रिंसिक रिवार्ड देके और एक इंट्रिंसिक रिवार्ड देके। इसके अलावा थ्योरीज है वो सारा बता ही देंगे कि मोटिवेशन की थ्योरीज हमें बता देती है। जैसे मोटिवेशन की थ्योरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कंटेंट थ्योरी और प्रोसेस थ्योरी। कंटेंट थ्योरी में हमारी अब्राहम मास्लो की नीड थ्योरी आ जाती है, हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी आ जाती है, क्रिस एर्गरिस की मैच्योरिटी इमेच्योरिटी थ्योरी आ जाती है, कैल्टन एल्डफर की ERG थ्योरी आ जाती है, मैकलैंड की 3 नीड थ्योरी आ जाती है। तो यानी कि इसमें कंटेंट है, इसमें कंटेंट में लगभग सबकी नीड्स ही बताइए सबने कि इस टाइप की नीड होती है। कंटेंट दिया है कि ये नीड है, इनको अचीव करने के लिए जो है वो ये नीड जब अचीव करने के लिए कोई काम करता है ना, ये नीड ही मोटिवेटर का काम करती है। ये थ्योरीज ये बताती हैं। और जो प्रोसेस थ्योरी है ना, वो ये बताती है कि पहले कोई एक चीज़ होती है, उससे दूसरी चीज़ होती है, फिर उससे तीसरी चीज़ होती है, उससे मोटिवेशन मिलता है। यानी कि एक प्रोसेस में चलती है मोटिवेशन का काम। ये थ्योरीज ये बताती हैं। इसमें हमारा विक्टर व्रूम का एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आ जाएगी, स्किनर की रीएनफोर्समेंट थ्योरी आ जाएगी, जो हमने ओबी में भी पढ़ी थी, वो वाली ही थ्योरी है इसमें। और इसके अलावा गोल सेटिंग थ्योरी एडविन लोकी की, और एडम्स के इक्विटी थ्योरी, ये जे स्टेसी एडम्स है, एडम स्मिथ नहीं है, ये जे स्टेसी एडम्स है, इसकी इक्विटी थ्योरी। ठीक है, इनको थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, जैसे मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी आपने पढ़ी हुई है इतनी बार कि सबसे पहले बेसिक होती है फिजिकोलॉजिकल नीड, फिजिकल नीड्स जो कि हमारी रोटी कपड़ा मकान की नीड होती है। उसके बाद है सेफ्टी नीड्स, जिसमें हम सोशल जैसे हम जॉब सिक्योरिटी और इन चीज़ों की डिमांड करने लग जाते हैं। उसके बाद है सोशल नीड्स, जिसमें हम ये देखते हैं कि हम टीम में काम करें। एस्टीम नीड, यानी कि हमें कुछ पावर भी मिले, ठीक है, हमें डिसीजन लेने की वो मिले, पावर मिले, हमें लोग हमें जानने पहचानने, ये देखे कि हमारे पास इतनी बड़ी गाड़ी, हमारा इतना बड़ा घर, भी ज़्यादा बड़ा घर होना चाहिए हमारा, क्योंकि अब सोसाइटी में ये वो जो ग्रुप है ना, उस ग्रुप में हम ही सबसे ज़्यादा दिखने चाहिए। उसके बाद है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि खुद की चीज़ें, जैसे कि बहुत एक हायर लेवल पे पहुंच गए हैं, अब हमें फ्रीडम चाहिए, एक तरीके से डिसीजन लेने की फ्रीडम चाहिए, ऐसी चीज़ें जब वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाती है। अब देखो, मास्लो ने क्या बोला था, मास्लो ने ये बोला था कि जो कभी भी है ना, नीड सेटिस्फाई होती नहीं है। एक नीड सेटिस्फाई मतलब नीड सेटिस्फाई होती है इस तरीके से होती है कि एक नीड सेटिस्फाई हो जाएगी ना, तब दूसरी नीड शुरू होगी, और जब तक एक नीड सेटिस्फाई नहीं होगी ना, तब तक दूसरी नीड स्टार्ट ही नहीं होगी। मास्लो ने ये बात बोली थी। ठीक है, तो ये इसलिए ये बोलते हैं कि जब तक एक नीड सेटिस्फाई नहीं होगी, तब तक बंदा उसके ऊपर ही काम करता रहेगा और वो उसको मोटिवेट करती रहेगी, और जब वो नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, वो मोटिवेट करना बंद कर देगी, फिर उससे नेक्स्ट लेवल की नीड शुरू हो जाएगी। जैसे पहले फिजिकल नीड्स होंगी, वो अगर सेटिस्फाई नहीं होंगी, तब तक तो बंदा उन्हीं के लिए काम करता रहेगा। जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, तब वो मोटिवेट करना बंद कर देंगे। अब हमें उसकी नेक्स्ट लेवल की नीड को देखना पड़ेगा, ये मास्लो ने बोला था। ठीक है, लेकिन हर्जबर्ग है, इन्होंने भी बोला, हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी है। 2 फैक्टर थ्योरी में इन्होंने 2 फैक्टर दिए, एक तो मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं, एक हाइजीन फैक्टर होते हैं। देखो, जो हाइजीन फैक्टर होते हैं ना, वो तो बना के रखने होते हैं। हाइजीन फैक्टर इनके बना के रखने हैं ये चीज़ तो। और इसमें जो मास्लो की जो बेसिक वाली नीड थी, जैसे सोशल नीड, सेफ्टी नीड और फिजिकल नीड्स, जो नीचे की 3 नीड थी, वो नीचे के लेवल की तीनों नीड इसमें आ जाएंगी हाइजीन में। यानी कि ये तो बना के ही रखनी है, इतनी तो होनी ही चाहिए। किसी भी वर्क इन्वायरमेंट में कोई भी पर्सन काम कर रहा है, तो ये तो होनी चाहिए। अगर ये होंगी तो बंदा मोटिवेट नहीं होगा, बस ये रहेंगी। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, तो वो डिससेटिस्फाइड हो जाएगा ज़रूर। ये बात बोली थी हर्जबर्ग ने। ठीक है, कि ये चीज़ें होनी चाहिए, अगर नहीं होंगी तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा, लेकिन होगी तो वो मोटिवेट नहीं होगा। मोटिवेट करने के लिए तो मोटिवेशनल फैक्टर्स की ज़रूरत है, और मोटिवेशनल फैक्टर्स जो वो एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, उनको पूरा करने के लिए होने चाहिए। अब जैसे कि चैलेंजिंग वर्क अगर मिलेगा, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उसका पूरा होगा, उसको रिकॉग्निशन मिलेगा, उसको सेल्फ एस्टीम नीड पूरी होगी, अचीवमेंट मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी, एडवांसमेंट मिलेगा। तो ये मोटिवेशनल फैक्टर हैं, ये चैलेंजिंग वर्क, रिकॉग्निशन, अचीवमेंट, ग्रोथ, एडवांसमेंट, ये सारी चीज़ें मोटिवेशनल का काम करती है। लेकिन हाइजीन फैक्टर तो बने ही रहने चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें एक लाइन ये भी बोली गई है कि अपोजिट टू सेटिस्फैक्शन इज नो सेटिस्फैक्शन, नो डिससेटिस्फैक्शन। यानी कि जो सेटिस्फैक्शन का अपोजिट होता है ना, वो नो सेटिस्फैक्शन होता है। यानी कि एक तो बंदा सेटिस्फाई है, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिससेटिस्फाइड ही है, या फिर वो इसका मतलब ये भी है, हो सकता है कि वो नो सेटिस्फाई है। ये इस चीज़ से रिलेट करके है कि जैसे मोटिवेशन है, एक डीमोटिवेशन है, और एक है नो मोटिवेशन। तो जो हाइजीन फैक्टर है ना, वो नो मोटिवेशन का काम करते हैं, ना कि डिसमोटिवेशन का। यानी कि वो अगर है, तो उससे बंदा डीमोटिवेट भी नहीं हो रहा है, और वो मोटिवेट भी नहीं हो रहा, वो वहाँ पे नो मोटिवेट है।
यहाँ पे नो सेटिस्फैक्शन का मतलब यहाँ पे वो है कि वो सेटिस्फाइड भी नहीं है और वो डिससेटिस्फाइड भी नहीं है, वो वहाँ पे नो सेटिस्फाई है, यानी कि उसका बस चल रहा है काम, वो मोटिवेट नहीं हो रहा किसी भी काम को करने के लिए। मोटिवेट करना है उसको तो मोटिवेशनल फैक्टर्स लेके आओ, ठीक है। ये बात बोली है हर्जबर्ग ने। हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी या हाइजीन फैक्टर थ्योरी बोल सकते हो इसको, इसके ये नाम है। उसके बाद जो कंटेंट थ्योरी में ये आती है क्रिस एरग्रिस ही है ये, क्रिस एरग्रिस की थ्योरी है। इन्होंने बोला था मैच्योरिटी इमेच्योरिटी थ्योरी, इन्होंने ना 2 पार्ट्स में बांट दिए कि 2 टाइप के लोग होते हैं, एक तो होते हैं मैच्योर टाइप के लोग और एक होते हैं इमेच्योर टाइप के लोग। तो मैच्योर टाइप के लोगों को अलग तरीके से डील करने की जरूरत है, इमेच्योर जो लोग उनको अलग टाइप से डील करने की जरूरत है। जैसे कोई पैसिव है कोई एक्टिव है, तो वो पैसिव टू एक्टिव वालों को कि इसी तरीके से डिपेंडेंस है या इंडिपेंडेंस है, फ्यू बिहेवियर है या अलग अलग बिहेवियर शो कर रहा है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देख रहा है। तो 2 कैटेगरी में मैच्योर लोग और इमेच्योर लोगों में डिवाइड किया इन्होंने, और दोनों को अलग अलग से मोटिवेट करने की जरूरत है, इन्होंने ये बोला क्रिस एरग्रिस की मैच्योरिटी थ्योरी याद रखना। उसके बाद है ERG थ्योरी ऑफ केल्टन एल्डफर की ERG थ्योरी, ऐसे ही इनको नाम याद रखना, एल्डफर की ERG थ्योरी, यानी कि ERG इसकी फुल फॉर्म है E से एग्जिस्टेंस, री से रिलेटेडनेस और जी से ग्रोथ। ये भी नीड्स ही है। इसमें एग्जिस्टेंस की नीड तो जो फंडामेंटल नीड थी मास्लो की एग्जिस्टेंस के लिए चाहिए ही है, जैसे फिजिकल नीड्स और सोशल नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स जो है वो एग्जिस्टेंस नीड होगी। और रिलेटेडनेस की जो नीड है वो सोशल नीड्स में आ जाएंगी। रिलेटेडनेस वाली नीड यानी कि सोशल नीड्स जो थी कि इंटरपर्सनल रिलेशन, एक ग्रुप में काम करना है, दोस्त होने चाहिए, रिश्तेदार होने चाहिए, वो वाली नीड रिलेटेड नीड। उसके बाद है ग्रोथ नीड, जो ग्रोथ नीड में जो सेल्फ एस्टीम की जो नीड है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो नीड है, वो ग्रोथ नीड हो जाएंगी, ठीक है। उन्हीं को इन्होंने अलग अलग में डिवाइड किया। तो ERG की याद रखना, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ, ERG की फुल फॉर्म है। क्लेटन एल्डफर ने दी थी। उसके बाद है मैकलैंड की 3 नीड थ्योरी। मैकलैंड ने 3 नीड्स दी थी कि अचीवमेंट के लिए काम करता है कोई बंदा, पावर के लिए या फिर एफिलिएशन के लिए, ठीक है। नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर और नीड फॉर एफिलिएशन। तो इन सब ये चीज़ें आपस में क्लोजली एसोसिएट हैं एक दूसरे से, और इनसे ही जो एक एम्प्लॉय है वो मोटिवेट होता है, या तो वो अचीवमेंट के लिए मोटिवेट हो रहा होगा, या उसको पावर चाहिए होगी, या फिर उसको एफिलिएशन चाहिए होगा। बेसिक नहीं है इसमें, सारी वो एडवांस वाली नीड आ गई। अब टॉप लेवल वाली जो नीड थी मास्लो की वही वाली मैकलैंड ने दी है। याद रखना मैकलैंड की नीड्स में कौन सी हैं, अचीवमेंट, पावर और एफिलिएशन। उसके बाद जो हमारी प्रोसेस थ्योरी है, उस प्रोसेस थ्योरी में सबसे पहले आती है ये विक्टर एच व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, यानी कि विक्टर और व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि हम कोई भी बंदा है ना, वो कैसे मोटिवेट होगा, वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होगा। जैसे कोई भी वो काम करेगा, उस काम से उसको कोई रिवार्ड मिलेगा। अब वो रिवार्ड वो जैसा एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा ही है या नहीं है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मोटिवेट होगा या नहीं होगा किसी भी काम से। तो यानी कि उसको काम मोटिवेशन जो है ना वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। एक तो वैलेंस, एक एक्सपेक्टेंसी और एक इंस्ट्रूमेंटलिटी। देखो अब वैलेंस का यहाँ पे क्या मतलब है कि वो जो रिवार्ड उसको मिल रहा है वो कितना अट्रैक्टिव है या नहीं है। वो एक्सपेक्टेंसी कि वो कोई भी काम कर रहा था तो उसको एक्सपेक्टेशन थी कि उसको रिवार्ड तो मिलेगा ना, तो वो रिवार्ड उसकी एक्सपेक्टेंसी होगी। और इंस्ट्रूमेंटलिटी का मतलब है कि काम करेगा तो रिवार्ड मिलेगा ही, यहाँ से शुरू हो सकते हो या आप इसको। इंस्ट्रूमेंटलिटी आएगी सबसे पहले कि कोई भी परफॉर्मेंस वो करेगा, कोई भी काम करेगा तो वो इंस्ट्रूमेंटल है, यानी कि उसके साथ उसका रिवार्ड भी जुड़ा हुआ है या नहीं है। अब फिर वो रिवार्ड जुड़ा हुआ है, अब वो रिवार्ड जो है वो कैसे देख रहा है कि कितना उसको रिवार्ड मिलेगा, ठीक है। अब वो रिवार्ड उसकी एक्सपेक्टेशन वाला अट्रैक्टिव है भी या नहीं है, वो बैलेंस होगा, यानी कि उसकी अट्रैक्टिवनेस कितनी है। जब ये तीनों चीज़ें ज़्यादा होंगी, यानी कि रिवार्ड मिल भी रहा है उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है और उसको वो पसंद भी आ रहा है, डिजायरेबल था वैसा ही है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो मोटिवेशन के इक्वल होगा। ये याद रखना, 3 कंपोनेंट हैं इसके, वैलेंस, एक्सपेक्टेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी, ठीक है। ये विक्टर एच व्रूम एक्सपेक्टेंसी मॉडल है। इसके बाद जो एक पोर्टर लोयर मॉडल भी है, जो विक्टर व्रूम है ना, उन्होंने तो ये बोला कि जो रिवार्ड है वो परफॉर्मेंस क्रिएट करेगा, यानी कि रिवार्ड जितना अट्रैक्टिव होगा परफॉर्मेंस उतनी अच्छी हो जाएगी। लेकिन पोर्टर और लोयर ने बोला है कि पहले एफर्ट जितने अच्छे होंगे ना उतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, और फिर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो रिवार्ड मिल जाएगा, और रिवार्ड होगा तो सेटिस्फेक्शन मिल ही जाएगी। यानी कि परफॉर्मेंस सेटिस्फेक्शन लेके आती है, ना कि रिवार्ड। और व्रूम ने क्या बोला था, विक्टर व्रूम ने, उन्होंने बोला कि
जितना अच्छा वो परफॉर्मेंस होगी ना, रिवार्ड होगा ना जितना अच्छा, उतनी ही सेटिस्फेक्शन ज़्यादा अच्छी होगी। उन्होंने रिवार्ड के ऊपर फोकस किया, लेकिन इन्होंने फोकस किया कि परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो सेटिस्फेक्शन अपने आप मिल जाएगी। यानी कि परफॉर्मेंस, एफर्ट लगाएगा कोई भी बंदा, फिर उसकी परफॉर्मेंस होगी, परफॉर्मेंस से हम उसको रिवार्ड देंगे, वो सेटिस्फाई अपने आप हो जाएगा। ये पोर्टर लोअर ने बोला था। इनका पोर्टर लोअर मॉडल एक्सपेक्टेंसी मॉडल है, ये याद रखना। और एक्सपेक्टेंसी थ्योरी किसने दी है? ये विक्टर एच व्रूम ने दी है, जिसमें ये बैलेंस एक्सपेक्टेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी आती है। ये मोटिवेशन की हम प्रोसेस थ्योरी जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा मोटिवेशन ख़त्म होता है। और अब हम देख लेते हैं जो चीज़ें हमारी बच गई, जिसमें हमारा कंट्रोल बच गया है और हमारा तो देखिए, तो डिसीजन मेकिंग से हम स्टार्ट कर लेते हैं। हम डिसीजन मेकिंग, अब देखो हमने चीज़ें क्या क्या पढ़ ली अभी तक। प्लानिंग देख लिया था हमने, जो बेसिक तो देख ही लिया था कि कैसे क्या क्या थ्योरीज आई हैं मैनेजमेंट की। फिर उसके बाद हमने प्लानिंग कर ली, उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजेशन कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर देखे। ऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या आता है हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस में? स्टाफिंग आता है। स्टाफिंग हमारा एचआरएम में हो जाता है कवर, ठीक, वो हमने एचआर कर लिया। अब उसके बाद हमारा क्या आता है? स्टाफिंग के बाद लीडिंग आता है। लीडिंग में हमारा जो लीडरशिप और मोटिवेशन की जो चीज़ें होती है वो लीडिंग में आ जाती है। उसके बाद हमारा कंट्रोलिंग आता है, ठीक है। वैसे जो ये डिसीजन मेकिंग है ये प्लानिंग से भी रिलेटेड होता है, कंट्रोलिंग से भी रिलेटेड होता है, तो ये वैसे प्लानिंग से ही होता है, पर कर लेते हैं अभी। देखो, रैशनल डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस क्या होती है कि सबसे पहले डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम क्या है, फिर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम डिसीजन क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे, जैसे प्लानिंग क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं वैसे ही। उसके बाद हम वेट देंगे सभी क्राइटेरिया को। उसके बाद हम जनरेट करेंगे अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, जैसे प्लानिंग में हम अल्टरनेटिव देख रहे थे और फिर उन अल्टरनेट को इवेलुएट कर रहे थे और फिर ऑप्टिमम डिसीजन ले रहे हैं, यानी कि उन अल्टरनेट में से एक सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारी डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस होती है। अब डिसीजन मेकिंग के मॉडल देख लेते हैं। देखो, हमारे है ना दो तरीके के मॉडल होते हैं, एक तो रैशनल और एक होते हैं नॉन रैशनल। जो रैशनल है ना वो इकोनॉमिक थ्योरी के ऊपर बेस्ड होते हैं, यानी कि इकोनॉमिक में क्या होता है कि कंज्यूमर जो है वो रैशनल है, रैशनल होकर भी डिसीजन लेता है, वो यही बोलते हैं ना इकोनॉमिक थ्योरी। तो रैशनल मॉडल भी यही है कि जो भी कुछ डिसीजन लेता है ना मैनेजर, वो बिल्कुल सोच समझ कर बिल्कुल सही डिसीजन लेता है, रैशनल डिसीजन लेता है, हमेशा सही डिसीजन लेता है। और इकोनॉमिक इंटरेस्ट में, जो कंपनी के इकोनॉमिक इंटरेस्ट में काम आए ना, वैसा बेस्ट डिसीजन लेता है। लेकिन नॉन रैशनल थ्योरीज है ना, वो क्या बोलते हैं कि मैनेजर कभी भी ऑप्टिमल डिसीजन ले ही नहीं पाता, क्योंकि बहुत सारे लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं, लिमिटिंग फैक्टर्स, वो लिमिट करते हैं, रैशनल डिसीजन ले नहीं पाता, जिसकी वजह से, जैसे इसमें हमारी एक हर्बर्ट सिमन की बाउंडेड रैशनलिटी भी इसी जो नॉन रैशनल थ्योरीज है ना, ये नॉन रैशनल के अंदर ही आती है, ये हर्बर्ट सिमन की बाउंडेड रैशनलिटी। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है बाउंडेड रैशनलिटी कि रैशनल हो नहीं पाता, बाउंडेड है वो, क्योंकि उसके पास या तो उसके पास इतनी स्किल्स या नॉलेज नहीं है, या उसके पास रिसोर्सेज कम है। तो इन दोनों वजह से, रिसोर्स कम है या स्किल कम है या एक्सपीरियंस कम है, तो उस चीज़ की वजह से वो अच्छे से डिसीजन, रैशनल डिसीजन नहीं ले पाता कभी भी। अब जब वो रैशनल डिसीजन नहीं ले पाता तो वो सेटिस्फाइंग डिसीजन लेता है, यानी कि अब देखो, एक तो बिल्कुल अच्छे से ऐसे डिसीजन लेना जो कि बिल्कुल मैक्सिमम आउटपुट दे सके हमें, एक मैक्सिमम ना दे सके तो थोड़ा सेटिस्फाइंग रिजल्ट भी अगर हमें मिल जाएगा तो भी ठीक है। तो हर्बर्ट सिमन ने ये सेटिस्फाइंग मॉडल दिया था, सेटिस्फाइंग मॉडल। इसमें यही है कि सेटिस्फैक्ट्री अगर रिजल्ट मिल रहे हैं तो भी ठीक है, ठीक है। ऐसा डिसीजन, यानी कि सेकंड ऐसा अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लेना जिससे कि हमें सेटिस्फाइंग रिजल्ट मिल रहे हैं, तो ठीक है, ठीक है। उसको ये बाउंडेड रैशनलिटी की वजह से सेटिस्फाइंग डिसीजन लेता है। एक होते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल। इसमें क्या होगा कि शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस दिए जाएंगे, लॉन्ग टर्म की बजाय, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स के शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन देना। क्योंकि देखो, नॉन रैशनल है, अच्छे से तो ले नहीं पा रहे डिसीजन, अब अच्छे से नहीं ले रहे हैं तो उसके ये तरीके हो सकते हैं, एक तो सेटिस्फाइंग डिसीजन लेना कि जो अल्टरनेटिव हमें सबसे बेस्ट लगे वो वाला, और एक है इंक्रीमेंटल डिसीजन, यानी कि हम शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हमारी लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म डिसीजन, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन ढूंढना। एक हमारा होता है गार्बेज कैन मॉडल। देखो, ये गार्बेज कैन मॉडल क्या होता है कि जो नॉन प्रोग्रामेबल डिसीजन है, अनयूजुअल है, जो अनएक्सपेक्टेड है, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई ना, तो ऐसी सिचुएशन में डिसीजन लेना, तो वो नॉन प्रोग्रामेबल डिसीजन लिए जाते हैं। तो ऐसे में ये बोलते हैं कि नॉन रैंडम डिसीजन लिए जाते हैं, कोई भी नॉन रैंडम डिसीजन ले सकते हैं, गार्बेज कैन मॉडल बोलते हैं इसको हम, ठीक है। ये याद रखना। सेटिस्फाइंग मॉडल किसने दिया? हर्बर्ट सिमन ने। बाउंडेड रैशनलिटी के बेस पे है कि बाउंडेड रैशनलिटी होती है, कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि रिसोर्सेज और स्किल कम होती है इसलिए। और इंक्रीमेंटल डिसीजन में शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स के लिए शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, और गार्बेज कैन मॉडल यानी कि जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाएं उनके लिए रैंडमली कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर लो, उनको बोलते हैं गार्बेज कैन मॉडल।
इसके बाद अब हमारा आ जाता है कंट्रोलिंग। देखो कंट्रोलिंग हमारी दो तरीके की होती है, एक तो है नॉर्मेटिव कंट्रोल और एक है कंसर्टिव कंट्रोल। अब जो नॉर्मेटिव कंट्रोल है ना, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से आता है, यानी कि कंपनीज वाइडली शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीफ्स गाइड वर्कर बिहेवियर एंड डिसीजन, कि हमें हमारे नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग करनी है। नॉर्म्स यही होते हैं हमारे कल्चर में, कुछ नॉर्म्स होते हैं कि जो हम फॉलो करते हैं, कैसे कैसे काम करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल करना। एक है कंसर्टिव कंट्रोल। कंसर्टिव कंट्रोल का मतलब है कि जो कि नेगोशिएशन से आते हैं, शेप एंड नेगोशिएटेड बाय वर्क ग्रुप्स, जो ग्रुप्स के जो ग्रुप बने हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग, उन ग्रुप्स से जो आते हैं, ऐसे डिसीजंस के बेस पे जब कंट्रोल किया जाता है तो उसको बोलते हैं कंसर्टिव कंट्रोल। ठीक है, नॉर्मेटिव तो याद रह जाएगा, ये है नॉर्मेटिव यानी कि नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, और कंसर्टिव यानी कि फिर जो बच गया तो यानी कि ऑटोनोमस ग्रुप्स आपके अकॉर्डिंग जब कंट्रोलिंग की जाती है। ठीक है, अब देखो मेथड्स ऑफ कंट्रोल देख लेते हैं। इसमें हमारे मेथड्स ऑफ कंट्रोल में एक सबसे इंपॉर्टेंट यह आता है बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच। ये दिया किसने था, ये भी इंपॉर्टेंट है। बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच हमारा कापलन और ये नॉर्टन ने दिया था, डेविड पी नॉर्टन और रॉबर्ट कापलन, इन्होंने दिया था हमें बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच। देखो ये क्या बोलते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच में, देखो हम ये देखते हैं ना कि कंट्रोलिंग में हम हमारी परफॉर्मेंस मेजर करते हैं कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए। नहीं हुए तो फिर हम देखते हैं कि क्यों नहीं हुए। अब पहले हम ये देखेंगे कि परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। अब वो परफॉर्मेंस देखने के लिए ना पहले ट्रेडिशनली क्या किया जाता था कि सिर्फ फाइनेंशियल मेजर्स को ध्यान रखा जाता था, यानी कि सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एक तरीके से ध्यान रखा जाता था। लेकिन जो बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच है ना, उसमें ये बोला है इन कापलन और नॉर्टन ने कि हमें सिर्फ फाइनेंशियल मेजर्स को ध्यान नहीं रखना, हमें फाइनेंस, कस्टमर, इंटरनल ऑपरेशन और इनोवेशन और लर्निंग, इन सब को ध्यान में रखना है। ठीक है, इनके साथ यानी कि जो सिर्फ फाइनेंशियल से बाहर भी बहुत सारी चीज़ें, उन सब की परफॉर्मेंस देखनी है। यानी कि हमारे कस्टमर के साथ कैसे रिलेशन है वो भी हमारी परफॉर्मेंस को डिनोट करता है। हमारे इंटरनल ऑपरेशन कितने अच्छे से चल रहे हैं, इनोवेशन और लर्निंग की कितनी अच्छी कैपेबिलिटी है, वो सब बताती है हमें बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच। ठीक है, उसके बाद है टाइमिंग फॉर इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल। देखो इम्प्लीमेंट कंट्रोल के लिए ना टाइमिंग हो सकती है, उसके बेस पे कंट्रोल हो सकता है, जैसे फीड फॉरवर्ड कंट्रोल है, कॉनकरेंट कंट्रोल है, फीडबैक कंट्रोल है। ये क्या होंगे, देखो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल का मतलब है कि कोई भी काम हुआ उससे पहले ही हम उसको कंट्रोल करने लग गए एडवांस में, तो उसको हम बोलेंगे फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। उसके बाद है कॉनकरेंट कंट्रोल। कॉनकरेंट कंट्रोल क्या होगा कि साथ के साथ काम चल रहा है और हम साथ के साथ कंट्रोलिंग वाली चीज़ भी कर रहे हैं। और फीडबैक कंट्रोल होगा कि काम खत्म हो गया फिर हम देखते हैं कि अचीव हुआ या नहीं हुआ, तो वो फीडबैक कंट्रोल। जैसे बजट होता है ना, वो फीडबैक कंट्रोल होता है एक तरीके से, कि हम लास्ट में फिर देखते हैं हमारा बजट, नहीं बजट में हम फीड फॉरवर्ड कंट्रोल करते हैं कि हम पहले से ही देखते हैं कि हमें सिर्फ इस बजट तक ही लिमिटेड रहना है। ठीक है, तो वो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल हो गया। कुछ ऐसे ही हमारे और टाइप के हो सकते हैं जिसमें हम कनकरेंट कंट्रोल, जो फाइनेंशियल होते हैं, जो हमारी बैलेंस शीट, जो फाइनेंशियल कंट्रोल जिसमें हम देखते हैं, जैसे बैलेंस शीट वगैरह देखते हैं, वो फीडबैक कंट्रोल होते हैं, क्योंकि वो ईयर के एंड में बनते हैं। फिर हम उसके बेस पे एनालाइज करते हैं बैलेंस शीट के बेस पे कि, और प्रॉफिट एंड लॉस के बेस पे कि कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, तो वो फीडबैक कंट्रोल होंगे। ठीक है, अब कुछ और है। देखो एक साइबरनेटिक कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। देखो साइबरनेटिक कंट्रोल सिस्टम का मतलब है कि जब कंट्रोल की जो भी प्रोसेस है वो सारी चीज़ें हम कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं। सेल्फ रेगुलेटिंग कंट्रोल सिस्टम होता है बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स, उनके बेस पे। तो सेल्फ रेगुलेटिंग कंट्रोल सिस्टम अपने आप काम करता रहता है कि जो भी ऑब्जेक्टिव से वो अचीव हो रहे नहीं हो रहे, वो अपने आप देखता रहता है, मैनेज करता है। तो वो साइबरनेटिक है। और नॉन साइबरनेटिक यानी कि जिसमें ह्यूमन बींग जो है वो करते हैं कंट्रोल की, जो भी काम होता है वो मैनुअली किया जाता है। एक है हमारा VRIO मॉडल। देखो ये VRIO फ्रेमवर्क है, ये क्या है, ये रिसोर्स बेस्ड थ्योरी बताई है इसमें, है ना। ये एक तरीके से स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का पार्ट है वैसे, कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में कि हमें कैसे, है ना, स्ट्रेटजिक डिसीजन लेना है, या फिर सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम कैसे कब मानेंगे हमारे पास है। देखो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का क्या मतलब कि दूसरे कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में हमारे पास क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी है, तो उसके लिए VRIO फ्रेमवर्क है। ये किसने दिया, बार्नी ने दिया था। रिसोर्स बेस्ड थ्योरी भी बोलते हैं इसको। रिसोर्स बेस्ड थ्योरी के अंदर ही ये VRIO फ्रेमवर्क दिया गया। इसकी क्या फुल फॉर्म है, वैल्यूएबल। ये रिसोर्सेज की बात करता है कि हमारे पास रिसोर्सेज है ना, वो वैल्यूएबल होने चाहिए। ठीक है, उनकी वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, रेयर होने चाहिए, वो दूसरों के पास नहीं होने चाहिए, इनइमिटेबल होने चाहिए, दूसरे उसको आसानी से कॉपी ना कर सके, ऐसे होने चाहिए, और ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना आपको, और मीनिंग भी अच्छे से कि वैल्यूएबल का क्या मतलब, रेयर का और इमिटेबल और ऑर्गेनाइज्ड। और ये सारी चीज़ें किस लिए जरूरी है, हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देने के लिए जरूरी है। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से ही रिलेटेड यहाँ पे पोर्टर का जेनरिक मॉडल भी आता है, पोर्टर जेनरिक मॉडल, जिसमें पोर्टर ये करता है कि हमारे जो भी डिसीजंस है ना, वो डिफरेंशिएशन पे हमें फोकस करना है। कोई भी
जब हम हमारी प्लानिंग कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, उसमें हमें डिफरेंशिएशन पे फोकस करना है। एक तो हमारा डिफरेंशिएशन होना चाहिए कि दूसरों से अलग होना चाहिए चीज़ें, कॉम्पिटिटर से। हमें हमारी जो भी कोई भी अलग चीज़ है, अब वो हमारी यूनिक चीज़ है, उसके ऊपर हमें फोकस भी रखना है, ठीक है। और एक हमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे काम करना है। तो ये 3 चीज़ें याद रखना, डिफरेंशिएशन, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और फोकस, ठीक है। यही ठीक दिख रहा है थोड़ा, फिर भी डिफरेंशिएशन, फोकस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे हमें फोकस करना है। हमारे ये पोर्टर का जेनरिक वैल्यू चेन मॉडल था। उसके बाद हमारी एक और कंसेप्ट रह गया, लास्ट है ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या है। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का मतलब है कि हमें है ना ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, जैसे हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है वैसे हमें ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज लेके आना पड़ता है। जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रहे हैं, इकोनॉमिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, हमें चेंज लेके आना पड़ेगा। तो वो हमारा चेंज मैनेजमेंट है। चेंज मैनेजमेंट हमारी क्वालिटी की इंप्रूवमेंट के लिए भी हेल्पफुल है, तो इसीलिए इसमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और ये भी चीज़ें आ जाती हैं कि जैसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किसने दिया कि हमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहने अपने प्रोसेस में, और सारी की सारी टोटल जो भी है, जैसे कि पीपल हैं उनमें भी, यानी कि एम्प्लॉय भी पार्टिसिपेट करेंगे क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। हमारी प्रोसेस भी अच्छी होनी चाहिए क्वालिटी को इंप्रूव करने के वाली, मैनेजमेंट भी ऐसे ही, और सिस्टम भी हमारा पूरा, सारे लोग मिलके, यानी कि पीपल, प्रोसेस, मैनेजमेंट, सिस्टम, सारे लोग मिलके क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे, उसको हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बोलते हैं। एडवर्ड डेमिंग ने ही दी थी हमें ये, और क्वालिटी सर्कल्स जो हम HRM में पढ़ते हैं वो भी एडवर्ड डेमिंग ने ही दिए थे। अब देखो, जो चेंज है ना, चेंज की बात करते हैं। अब चेंज में हमारी चीज़ें आती है, जैसे बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। एक बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या है, यही बोलते हैं कि अब हमारा जो भी काम करने का तरीका है, जो भी प्रोसेस है, उसको चेंज कर दो अच्छी क्वालिटी के लिए, ठीक है। री इंजीनियर द वे, यानी कि दोबारा से री ऑर्गेनाइज कर दो हमारे सारे तरीकों को, प्रोसेस को, ताकि हम अच्छे से क्वालिटी इंप्रूव कर सके, बेस्ट क्वालिटी दे सके। तो इसीलिए, और हमें क्या क्या अब रीऑर्गेनाइज करना है, हमें हमारी प्रोसेस रीऑर्गेनाइज करनी है, हमें वैल्यूज़ और बिलीफ्स जो हैं हमारे पहले से बने हुए उनको चेंज करना है, जॉब स्ट्रक्चर को चेंज करना है, मैनेजमेंट और मेजरमेंट है, जो मैनेजमेंट और मेजरमेंट यानी कि जो भी परफॉर्मेंस मेजर्स और ये चीज़ें जो हमारे तरीके हैं उन सबको चेंज करना है, हमें जॉब और स्ट्रक्चर्स को चेंज करना है, बिजनेस की प्रोसेस को चेंज करना है, वैल्यूज़ को चेंज करना है। ये बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग ने ये बोलते हैं कि 70% जो भी काम कर रहे हो प्रोसेस करो, उसको चेंज कर दो, ये बात बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। तो इसमें ये सारी चीज़ों के ऊपर चेंज करने की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो, जब चेंज करने की बात करते हैं तो चेंज करेंगे किस तरीके से, ये हमें बात बताई है कोर्ट लेविन ने। कोर्ट लेविन ने, हमने बहुत बार इसका नाम सुना है। कोर्ट लेविन ने लीडरशिप के वे भी दिए थे, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेज फेयर, ये याद रखना आपको इसका नाम। और जो ग्रुप डायनेमिक है उसके फादर हैं ये कोर्ट लेविन। और इन्होंने ही अब इसकी फोर्स फील्ड थ्योरी दी है चेंज के लिए। इन्होंने ये बोला कि जो भी फोर्स टू चेंज है, यानी कि जो चेंज करने के लिए हमें फोर्स कर रहे हैं, ऐसे ड्राइवर्स हैं, जैसे हमारे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंज हो रहा है ना, जो जो चेंज करने के लिए हमें मजबूर कर रहे हैं, यानी कि वे। और एक है रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी कि जो चेंज करने से हमें रोक रहे हैं, जैसे कि हमारे एम्प्लॉई हमें रोक रहे हो सकते हैं, हमारी जो वैल्यूज़ है वो हमें रोक रही हो सकती हैं। मान लो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऐसा है जो चेंज करना नहीं चाहता, तो वो कल्चर हमें रोक रहा है। तो वो रेजिस्टेंस टू चेंज और फोर्स टू चेंज है ना, उन दोनों में हमें बैलेंस बना के चलना है। ये फोर्स फील्ड थ्योरी ये बात बोलती है, कोर्ट लेविन ने दी थी। और कोर्ट लेविन ने ही ये प्रोसेस भी दी है कि हमें कैसे चेंज करना है। चेंज करने के लिए इन्होंने बोला कि पहले अनफ्रीज कर दो, सारी जो करंट सिचुएशन है ना उनको सबको अनफ्रीज कर दो, फिर उसमें मूवमेंट कर लो अपने हिसाब से जो भी चाहिए आपको, और फिर उसको वापस से रीफ्रीज कर दो। तो ये 3 प्रोसेस दी कि अनफ्रीज, मूविंग और रीफ्रीजिंग, ये काम करना है हमें, कोर्ट लेविन ने बोला चेंज करने के लिए, ठीक है। ट्रांजिशन मैनेजमेंट है एक। ट्रांजिशन मैनेजमेंट का तो वही मतलब है कि हम जब चेंज कर रहे होते हैं तब उसके बीच में, जब चेंज के बीच में, हम जब पूरी तरह से चेंज हुआ भी नहीं है और चेंज करना स्टार्ट कर दिया है, तो उसको हम ट्रांजिशन मैनेजमेंट बोलते हैं। अब देखो, चेंज की प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम अवेयर होंगे प्रेशर टू चेंज से, कि हमें कोई भी, जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आया तो अब हमें चेंज करना पड़ेगा, तो वो प्रेशर फॉर चेंज के लिए हमें अवेयर हो गए। फिर हमने देखा कि हमें नीड है, नीड की रिकॉग्निशन हुई कि हाँ हमें चेंज करना ही करना पड़ेगा। फिर हमने प्रॉब्लम को डायग्नोज किया अच्छे से, फिर प्लानिंग की चेंज की, फिर इंप्लीमेंट कर दिया चेंज, और फिर फॉलोअप किया, ठीक है। अब 2 तरीके का चेंज हो सकता है, एक रिवोल्यूशनरी चेंज और एक इवोल्यूशनरी चेंज। रिवोल्यूशनरी चेंज यानी कि टॉप डाउन चेंज जब होता है, रिवोल्यूशनरी यानी कि ऊपर के लेवल से नीचे तक आता है जो चेंज वो। और इवोल्यूशनरी क्या है, जो नीचे से चेंज स्टार्ट होता है, यानी कि एम्प्लॉई चेंज करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट तक जाता है, उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी चेंज। बॉटम अप और ये था टॉप डाउन, ठीक है। रिवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी याद रखना। उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट जो चीज़ रह गई वो है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज रेजिस्टेंस
एंड स्ट्रेटजी। ये भी हम अब हमारे प्रीवियस ईयर में भी इसमें से क्वेश्चन आया हुआ था। ये क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के रेसिस्टेंस है, यानी कि कोई कुछ लोग रोक रहे होते हैं चेंज करने को, तो उसके लिए हमें क्या स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए। अब कुछ लोग कौन रोकेंगे, एम्प्लॉय रोकेंगे चेंज से कि नहीं हमें चेंज नहीं करना। जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो एम्प्लॉय सोचेंगे कि नहीं अब हम ये सीखनी पड़ेगी हमें, तो वो रजिस्ट करेंगे चेंज से, ठीक है। तो उस रजिस्टेंस को हमें रोकना है, कैसे हम उससे उस रेजिस्टेंस को रोक के चेंज कर सकते हैं, हम हमारे चेंज लेके आ सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखो इसमें है ना कुछ तरीके बताए गए हैं। देखिए जैसे है कि अगर जो रेजिस्टेंस है वो ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से लोग चेंज को लाने से रोक रहे हैं, तो हमें उनको एजुकेट और कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। यानी कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है तो हमें कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। अगर उनको ऐसा फील हो रहा है, एम्प्लॉयज़ को सेंस ऑफ एक्सक्लूजन फील हो रहा है कि उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, तो उनको हमें पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट रखना है। यानी कि कोई भी नई डिसीजन ले रहे हैं, कोई नई चीज़ लेके आ रहे हैं कंपनी में मान लो, और उस नए डिसीजन में उनको इन्वॉल्व किया ही नहीं गया। जैसे कि हम फार्म लॉज की बात करते हैं कई बार, जैसे ये तो फार्म लॉज में फार्मर्स क्या बोलते हैं कि जो ये फार्म लॉ बनाए गए थे इसमें हमारा तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था, तो हम इसलिए इसलिए उसको रोक रहे थे फिर। तो यानी कि वो चेंज को रोक रहे थे, किस वजह से रोक रहे थे, क्योंकि उनको एक्सक्लूजन फील हो रहा था कि उनको तो इसमें बिल्कुल एक्सक्लूड ही कर दिया गया, उनको इन्वॉल्व ही नहीं किया गया। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, अब हमारी बात मनवाने के लिए उनको पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए उनकी, ठीक है। मैनेजर्स को भी यही करनी चाहिए, गवर्नमेंट्स को भी यही चीज़ करनी चाहिए जब ऐसी चीज़ आती हो। एक है एनेक्साइटी और अनसर्टेनिटी, जब उनको ये लगे कि भाई अनसर्टेन है वो कि फ्यूचर में अब उनकी जॉब चली जाएगी। जैसे एआई आ रहा है, एआई की वजह से उनको ये लगे कि अब उनकी जॉब चली जाएगी, तो उनको सपोर्ट देना चाहिए और फैसिलिटेशन देना चाहिए कि नहीं आपकी जॉब नहीं जाएगी, अगर हम आपको ये चीज़ सिखाएंगे। उनके साथ अच्छे से बात करनी चाहिए ना, उनको सपोर्ट करना चाहिए अगर उनमें अनसर्टेनिटी है तो ये इसमें ऐसी चीज़ की एक्सक्लूजन है तो उनको इन्वॉल्व करो, पार्टिसिपेट करवाओ। अगर उनको इस चीज़ का डर है, अनसर्टेनिटी है, तो उनको सपोर्ट करो, फैसिलिटेट करो, ठीक है। उसके अलावा अगर उनको ये लगे कि उनकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है बहुत, और वो ऐसे मानेंगे नहीं, एम्प्लॉय ऐसे मानेंगे नहीं, उनकी बहुत ट्रेड यूनियंस उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है मान लो, तो हमें चेंज करवाना हो तो हमें उनके साथ नेगोशिएशन करना पड़ेगा, बार्गेनिंग करनी पड़ेगी कि थोड़ा हम झुक जाते हैं, थोड़ा आप झुक जाओ, तो नेगोशिएशंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि अगर ये सारी चीज़ें बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो और बहुत रिसोर्स वेस्ट हो रहे हो, जब हमें लगे कि और कोई तरीका काम नहीं कर रहा है, सारे तरीके बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग लग रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं, तो हमें मैनिपुलेशन पे भी चला जाना चाहिए। कई बार ऐसी बात बोली गई कि हमें मैनिपुलेशन और कोऑपरेशन वाली जो चीज़ें हैं, कोऑपरेशन भी इसमें है एक वर्ड, कि कोऑपरेशन या मैनिपुलेशन का यूज करके करना चाहिए। लेकिन कब करना चाहिए, सिर्फ ऐसे केस में जब दूसरे मेथड से बहुत हमारे रिसोर्स कंज्यूमिंग है और टाइम कंज्यूमिंग है और हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है अभी कि हमें चेंज करना ही पड़ेगा, तो हमें मैनिपुलेट करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा चेंज करने के लिए है एक तरीका कि अगर बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल ही हमारा खतरे में आ गया, ठीक है, सर्वाइवल ही अगर खतरे में आ गया ऑर्गेनाइजेशन का, चेंज नहीं किया तो ऑर्गेनाइजेशन को बंद करना पड़ सकता है, तो ऐसी केस में कोएर्शन के थ्रू भी हम चेंज ला सकते हैं। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कोएर्शन, कोएर्शन का मतलब है धमकी दे के, यानी कि उनको धमका के, डरा के, धमका के भी हमें चेंज लेके आना पड़ेगा जब हमें ये लग रहा है कि चेंज नहीं किया तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ही बंद पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का रिवीजन। आई होप आपको यूजफुल लगा होगा ये रिवीजन क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।